मन में बहुत बार आता है, लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, कहाँ वो लैक कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? इसमें कई चीज़ों को हमें समझना होगा। एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें कि हमारी जो साइकोलॉजी है या हमारा माइंड है या हमारी सोच है, सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या स्टॉक मार्केट में एनएलपी या ये वैल्यूज या जो लोग डरते रहते हैं और जो प्रॉफिट में नहीं आ पाते, उसको कैसे अलाइन करें कि लोगों को अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े? पहली चीज़ है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, जब मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, तो कई बार हमारे सर, एनएलपी से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ठीक करी जा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो देखा जाए तो सारी की सारी ये राम सर डर क्यों है? बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, समाज में बड़ी इज्जत, ये सब आदमी कैसे अपने थॉट प्रोसेस में लाए जो कि रूटीन बन जाए? वेरी पहला जवाब, पैसा पानी की तरह है। अगर बहुत ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, क्या फ़र्क है पैसे होने में और धनवान होने में? ये बहुत बड़ी एक चीज़ है, इसका फ़र्क आज समझेंगे। और दोस्तों, आज बहुत सारी समझने की बात ये है कि मेरे से लोग कहते हैं कि सर स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, ताकि स्टॉक मार्केट में पैसा कमा पाएँ। अब स्ट्रैटेजी तो बुक में भी लिखी है, तो इसका मतलब बुक में जो लिखा है क्या वो गलत है? नहीं दोस्तों, ये भी हम नहीं कह सकते क्योंकि बुक तो वही गलत नहीं हो सकती। तो फिर गलती कहाँ है? दोस्तों, गलती है हमारे अपने दिमाग में, हाँ, गलती है हमारे अपने सोच में, गलती है हमारे अपने थॉट प्रोसेस में, और गलती है दोस्तों हमारे अपने माइंड में, जो पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा, जो हर वक्त नेगेटिव सोचता है, जो हर वक्त लॉस से डरता है, जो हर वक्त प्रॉफिट से भी डरता है, जो पैसे कमाने से भी डरता है और जो पैसे के लॉस से भी डरता है। तो दोस्तों, आज इसी सोच के साथ कि हमें अपने पॉजिटिव माइंड को पॉजिटिव कैसे रखना है, कैसे हमें हमेशा ये सोचना है कि पैसे कैसा कमा सकें, बड़ा पैसा कैसे कमा सकें और बड़े पैसे को और बड़ा कैसे बना सकें। इसके लिए जिन एक्सपर्ट को आज हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, वो वर्ल्ड रिनाउन एक एनएलपी एक्सपर्ट हैं, जिनका कि नाम है श्री राम वर्मा जी। और इन्होंने ना जाने कितने अनगिनत लोगों को पॉजिटिव राह दिखाई है, बड़ी-बड़ी बीमारियों से निजात दिलाई है, और इनका सोचना ये है कि सब कुछ हमारी बॉडी में ही है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना कुछ सीखने समझने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे कुछ पॉडकास्ट में सुना भी होगा कि मैं जब डिप्रेशन में था, मैं हॉस्पिटल में था, मैं यही सोचता रहता था कि मेरा पैसा खो रहा हूँ तो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो इन्होंने कहा वही आप उसी लाइन पे सोचने लगे थे जो पॉजिटिव लाइन है। तो दोस्तों, आज समझते हैं राम जी से कि किस तरीके से एक ट्रेडर जो स्ट्रगल कर रहा है, वो अगर अपने दिमाग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले आए या इनके छोटे छोटे नुस्खों को फॉलो कर ले, तो वो कैसे स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकता है। तो स्वागत करते हैं राम वर्मा जी का। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और आप आए। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे लिए भी गर्व की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू जी। सो नाइस ऑफ यू। नमस्कार राम सर, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत ही बढ़िया लगा। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम चाहते हैं कि इस शो में मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो, जो कि किसी एग्रेशन में, किसी एंग्जाइटी में है, उनको फ़र्क पड़े। और हम इस शो के माध्यम से अगर एक जना भी बेनिफिट किया तो हमें उस चीज़ की बहुत खुशी रहेगी। श्योर। अ, राम सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेरे मन में बहुत बार आता है, लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, कहाँ वो लैक कर रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, सब चीज़ है, लेकिन फिर भी वो अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? इसमें कई चीज़ों को हमें समझना होगा। एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू या आप कहें कि हमारी जो साइकोलॉजी है या हमारा माइंड है या हमारी सोच है, सबसे पहली चीज़ ये है कि कई बार जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को आपको मिलेगी, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते, वो है आपकी खुद की सेल्फ इमेज। जितनी आपकी बड़ी सेल्फ इमेज होगी, उतना ही पैसा आपके पास आएगा। कहा जाता है कि 21वीं शताब्दी में आपके पास आने वाला पैसा आपके इंटरनल सेल्फ इमेज के समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा। एक तरफ तो हमारे अंदर ये बिलीफ बना दिया जाता है कि हम आम आदमी हैं, और आम आदमी का सिंबल भी हमें दे दिया गया है अब तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने, कि ये सिंबल आम आदमी का हो गया है।
एनीवे मैं उस पे तो बात नहीं करूँगा, ये तो मज़ाक की बात है। लेकिन आप खुद सोचिएगा कि अगर मेरी आइडेंटिटी छोटी-सी है, यूँ समझिए कि अगर मेरा वेट ही 30 किलो का है, आप मुझे कितना भी मोटिवेट कर लें, कितना भी मोटिवेट कर लें, मैं 900 किलो वज़न को नहीं उठा सकता। अगर उठाऊँगा तो 1 आध सेकंड के लिए उठाऊँगा और फिर गिर जाऊँगा, शायद नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 900 किलो का वज़न उठाना है, तो मुझे भी 300-400 किलो का होना पड़ेगा टेक्निकली, तभी मैं उठा पाऊँगा। गड़बड़ ये हो गई कि सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि जो आदमी पैसा कमाना चाह रहा है, वो इंटरनल वर्ल्ड में पहले उसकी सेल्फ इमेज कितनी बड़ी है। ये सेल्फ इमेज लोगों की समझ में तब आना शुरू हुई, जब साइकोलॉजी ने बताया है कि हम अधिकांश लोग गलत पेरेंटिंग, गलत सोशल सराउंडिंग या गलत आई मीन ग्रुप में रहते हैं। हम बहुत अगर ऐसे लोगों में रहें जहाँ पर पैसे के लिए कोई ख़ास बात नहीं है, या वो पैसे को हेट करते हैं, या पैसे के लिए वो काम नहीं करते, बल्कि वो काम के लिए काम करते हैं, स्ट्रगल के लिए काम करते हैं। अगर हम उसका हिस्सा बन जाते हैं तो हमारी वही सोच बन जाती है। हमें बचपन में यही बताया जाता है कि नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, और नौकरी के लिए फिर हम ज़िंदगी भर तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली जब हमारी सेल्फ इमेज को अगर कोई बड़ा कर दे, जो 6 साल की उम्र तक खराब कर लेते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज आपने बोला है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर वो तांडव करने की पूरी शक्ति है। लेकिन वो ऐसा लगता है कि किसी जैसे एक हाथी के बच्चे को एक चेन में बांध दिया जाता है, और बड़ा होकर वो हाथी सिर्फ उसको एक रस्सी पैरों में बांधी जाती है, और वो ये मान लेता है कि अब मैं बंधा हुआ हूँ। द सेम थिंग इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम। आप यूँ समझिए कि आप पैसा सिर्फ और सिर्फ तब कमाएंगे जब आप अपने एक चीज़ को समझेंगे, और वो है बिलीफ सिस्टम। लोग इसे समझते भी नहीं, ये है क्या भला। और मैं भी सुनता रहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं बिलीफ को बदलो, बिलीफ को बदलो। 99% लोगों को यही नहीं पता कि बिलीफ अंदर है क्या, करता कैसे है, और इसे बदल कैसे सकते हैं। इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाते। उनकी आंखों के सामने अपॉर्चुनिटी होती है कई बार, और आप समझाते रहते हो भाई कर ले, लेकिन आपको वो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, उसकी आंखों पर ऐसा लगता है कि जाला लग गया है, और वो कुछ भी नहीं देख पा रहा है, दूर तक का नहीं देख पाता है। इसलिए वो लोग नहीं कमा पाते। कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि उनको फेलियर से डर लगता है इसलिए वो फर्स्ट एफर्ट नहीं कर पाते? मैम इसमें कई बार आप यूँ समझिए जी कि कई बार लोगों को फेल्योर से ज़्यादा सक्सेस होने से डर लगता है, बिकॉज़ उनके पास वह इतनी बड़ी आइडेंटिटी भी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होकर कहाँ जिएँगे। कई बार सक्सेस उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम या बर्डन बन जाती है। जिम रोहन का एक सेंटेंस इसका समाधान कर देता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई गलती से $1 मिलियन दे दे, तो फटाफट मिलियनेयर माइंडसेट तैयार कर लो, वरना 4 महीने से लेकर 2 साल के अंदर आप कंगाल दोबारा हो जाओगे। इस पैसे को नहीं रोक पाओगे। तो कई बार फेल्योर का डर लगता है, नो डाउट अबाउट इट, और हमें वो कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी चाहिए। हमें एकदम से एडवेंचरस नहीं होना चाहिए पैसे के लिए। जैसे हमें बिना मतलब बाइक को 150 की स्पीड पे नहीं दौड़ाना चाहिए जब तक ज़रूरत है, क्योंकि एडवेंचरस होना बहुत ठीक नहीं है। लेकिन वो सिर्फ फेल्योर से ही नहीं डरता, बल्कि वो अपनी सक्सेस से भी डरता है, क्योंकि उसके पास वो सेल्फ इमेज नहीं है, वो बड़ा पर्पज़ भी नहीं है। अगर आपका पर्पज़ ही पैसे का ये है कि मेरा काम चल जाए किसी भी तरह, तो काम तो चल रहा है सभी का। हर महीना पूरा हो जाता है। बिल्कुल। इससे माँगा, उसको दिया, उससे लिया, इसको दिया। तो कई बार इसी में मज़ा आ रहा है लोगों को। लेकिन जब भी आप धन को कमाना चाहते हैं, तो आपको एनएलपी के अनुसार 4 चीज़ों पर काम करना होगा। पहली चीज़ है कि आपके पास एक पर्पज़ होना चाहिए, जो आपके स्वार्थ से परे हो, जो लोगों के लिए आप करना चाहें, जिससे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। जब मैं अपनी एनएलपी को सीख रहा था, तब मैंने 97 में एक स्कूल शुरू कर दिया था। अगर आप दिल्ली से देहरादून जाते हैं तो मेरे स्कूल से होकर गुजर के जाते हैं, ठीक है ना। मेरा एक पर्पज़ था कि मुझे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, और वो मेरे लिए अब वो पैसा दे रहा है। तो जब भी आप एनएलपी के अनुसार आपके पास एक बड़ा पर्पज़ होना चाहिए पैसे को कमाने के लिए। उस पर्पज़ को बनाने के लिए लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि वो रोज़ाना की अर्जेंट चीज़ों में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि वो सर्वाइवल मोड में रहते हैं, क्रिएटर मोड में नहीं रहते। दूसरी चीज़ है कि आपकी सेल्फ इमेज उस बड़े पर्पज़ के लिए बड़ी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है आपके लिए, एक वर्ड मैं दे रहा हूँ यहाँ पर सभी को, वो है वैल्यू सिस्टम। यानी कि इसे यूँ समझिए कि पैसों का संस्कार डालना होगा। इसे हमारे समाज में बहुत ही नेगेटिव पहले से माना गया है।
हमें ये बता दिया जाता है कि अगर तुम पैसा कमाओगे तो कहीं तुम स्वार्थी ना हो जाओ। नहीं, आपको ये बिलीफ बदलना होगा। इसे हम वैल्यू सिस्टम कहते हैं। इसका मीनिंग सिंपल शब्दों में यह है कि मैं अगर किसी को भी समझाऊं कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये पैसा, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे अपने परिवार को सुरक्षा देनी है, मुझे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुझे किसी की लाइफ में पॉजिटिव, मेरे मेरे लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है इस पैसे को कमाने के लिए। अच्छी किताबें भी पढ़ने, अच्छे मेंटोर दीपक जी हमें रखने हैं, ठीक है ना, अच्छी जानकारी लेनी है। और चौथी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है बिलीफ सिस्टम। तो पर्पज, आइडेंटिटी, वैल्यू एंड बिलीफ। आपको बिलीव करना होगा, पुराने बिलीफ को डिलीट करना होगा जो आपको बताया गया है कि आप ये नहीं कर सकते, पैसा बेकार की चीज़ है, पैसा मुश्किल से आएगा, पैसे के बहुत सारे अवगुण हैं, जो लोग पैसे वाले हैं वो गलती करते हैं या वही क्रूअल हैं। कई बार हमें ये बिलीफ दे दिया जाता है कि पैसे वाले लोग ही बुराई हैं, जबकि मैं तो ये देखता हूँ कि जहाँ पर लोग जिनके पास पैसा नहीं है और वो हैंड टू माउथ भी नहीं है, वो भी खूब ड्रग ले रहे हैं, वो भी बेकार के पाप कर रहे हैं या क्राइम कर रहे हैं। सही बात तो ये है, मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था, 10 में से 8 लोगों की बीमारियों का जब कारण ढूंढा गया तो पता चला कि उनके पास पैसा नहीं है। अगर उनको पैसा कमाने के लिए हम जैसे मेंटोर उन्हें मिल जाते तो शायद वो बीमारी से भी बच सकते थे। तो ये माइंडसेट चेंज करने की बात होगी। जैसे हमें भी कहा जाता था ज़्यादा पैसा आपको आएगा तो आप बिगड़ जाएँगे, आप गलत आदतों में पड़ जाएँगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पैसा जो है एक गुड एनर्जी है जो सबके पास अच्छे से आनी आप चाहिए। इसे यूँ समझिए मैम, जो मेरे मेंटोर ने मुझे पढ़ाया है वो ये कहा है कि पैसा पानी की तरह है, अगर बहुत ज़्यादा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। पैसा एक न्यूट्रल एनर्जी है, एक माचिस को आप समझिए, उस माचिस से आप एक कैंडल जलाकर एक कमरे में रोशन करके एक बच्चे को होमवर्क करवा सकते हैं और उसी माचिस से किसी का घर भी फूँक सकते हैं। इसमें माचिस को दोष क्यों दे रहे हो? गड़बड़ ये होगी कि आम आदमी ने पैसे को दोष दे दिया। अगर कोई पैसे वाले ने कोई गलती की है तो इसे उन्होंने जनरलाइज़ कर दिया कि पैसे में बुराई है। पैसे में बुराई नहीं, ये उस आदमी की वैल्यू है। असलियत में मेरे मेंटोर कहा करते थे कि राम याद रखना, जीवन में पैसा तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करता, वो मात्र एक्सपेंड करता है। अगर तुम भले हो तो 100 करोड़ आकर भलाई ही करोगे। तुम अगर रिवेंजफुल हो तो 100 करोड़ से तुम रिवेंज ही लोगे। तुम अगर चोर हो तो बहुत पैसा आएगा तो तुम चोरी करोगे, लेकिन अगर तुम दानी हो तो बड़ा पैसा आकर तुम जिस दुनिया को खूबसूरत बना दोगे। तो अपने ऊपर काम करना है। पैसा तो तुम्हारे लिए इतनी खूबसूरत चीज़ है कि वो तो तुम्हें एक्सपेंड करती रहेगी। ट्रांसफॉर्म तुम खुद करो। सारी वैल्यूज़ पर आ गई बात। सारी बात वैल्यूज़ पर आ गई। बिल्कुल। तो राम सर, एक चीज़ बताइए कि जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं, मतलब मैं भी एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ और मेरे जितने भी ये शो देख रहे हैं उसमें मैं समझता हूँ 70-80% जनता जो है या मेरी ऑडियंस जो है वो सब स्टॉक मार्केट वाली हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट में एनएलपी या ये वैल्यूज़ या ये जो आप चीज़ बता रहे हैं, या जो लोग डरते रहते हैं और जो प्रॉफिट में नहीं आ पाते, उसको कैसे अलाइन करें कि लोगों को अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े? इसमें मैं पूरी एनएलपी के उन्हें अप्रोच बता देता हूँ। जी। टेक्निक तो यहाँ पर नहीं बता पाऊँगा सारी, क्योंकि वो एक अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, पर अप्रोच बता देता हूँ। जी। उनको वो कहीं से भी पूरी कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि जब भी हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं, जब मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, तो कई बार हमारे पास्ट के रेफरेंसेस हमें डरा देते हैं। कहीं इस बार भी मैं फेल ना हो जाऊँ, जी, जी। कहीं मैं गलत तो नहीं लगा रहा हूँ, कहीं ये जो एकदम से पंप एंड डंप वाला तो शेयर नहीं आ गया, किसी ने एकदम से इसके रेट बढ़ा रखे हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ है कि आपको, अगर आपके पास पास्ट के रेफरेंसेस पड़े हैं और वो नेगेटिव अनुभव हैं, तो उनको एनएलपी से डिलीट करिए रोज़ाना। अगर कहीं पर आपका नुकसान हुआ है और उस नुकसान के कारण आपकी अपनी सेल्फ वर्थ या अपने ऊपर डाउट आने लगा, तो इस एनएलपी से हम ख़त्म कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हुए एंग्जाइटी आ रही है, तो ये वही वाली बात है कि अर्थक्वेक शुरू हो चुका है, आप मकान बनाने जा रहे हैं, तो मकान तो बनेगा नहीं। बन गया गलती से तो आप हमेशा हिलते रहेंगे उसमें। तो आप एनएलपी से उस एंग्जाइटी को, उस फियर को, उस कंसर्न को, उस डिप्रेसिंग थॉट को या अनवांटेड आवाज़ को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें तो सबको करनी ही पड़ेंगी, ये तो मिनिमम है। क्योंकि आप पास्ट का अगर कोई फेल्योर का गार्बेज आपके पास है तो वो डिलीट करना होगा, ये पहला काम है। दूसरा काम ये है, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो है अपने जोन में आना।
एक दिन ऐसा था दीपक जी कि आपने खूब पैसा कमाया। वो एक दिन पर्टिकुलर डिसीजन आपका ऐसा चल रहा था कि जहाँ पे भी आप हाथ डाल रहे थे वो सोना हो रहा था। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उस दिन आप एक विशेष प्रकार की स्टेट में थे। आप यूँ समझिए कि सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, एक दिन वो 0 पर आउट हो रहे हैं और एक दिन वो 200 रन बना रहे हैं। ही इज़ द सेम पर्सन। पता है इन दोनों में क्या फ़र्क है? स्किल का फ़र्क नहीं है। स्किल तो दोनों दिन वही है, लेकिन एक दिन वो स्पेशल अपने फ़ॉर्म में है। इसे हम हिंदी में मूड कहते हैं, आई मीन आम आदमी इसे मूड कहता है, हिंदी में मनोदशा है, लेकिन मैं और आप टेक्निकली से कहेंगे ज़ोन में आना। आप एक दिन पर्टिकुलर ज़ोन में थे और आपने वो रिज़ल्ट क्रिएट कर दिया। कमाल की बात है कि वो ज़ोन आज भी आपके पास पड़ा है। मैं आज आपको और आपके दर्शकों को एक एनएलपी की मिलियन डॉलर टेक्निक सिखा रहा हूँ। जी, जी। जैसे ही आप इन तीनों कामों को एनएलपी से किसी भी एनएलपीयर को पकड़ लें, मैं भी सिखा सकता हूँ। उससे आपने पुराने गार्बेज को, पुराने माइंड को हटा लिया और डेली हटाना है ये। क्योंकि रोज़ाना घर में भी हम रोज़ झाड़ू लगाते हैं, नहीं तो 3 दिन में ही हमारा घर भर जाएगा बदबू से। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपके पास खूबसूरत रिजल्ट आए थे, वो दिन आपको अभी भी याद हैं। उस दिन आप कहाँ पर बैठे थे? दिन का वो सुबह का हिस्सा था, दोपहर का था? उस टाइम आप कहाँ पर कैसे थे? अरे सर, आप ये कह रहे हो, मैं तो भाई साहब उस दिन वो फिर मैंने याद किया, अच्छा उस दिन लाल टी-शर्ट पहनी थी, एग्ज़ैक्टली, उस दिन घड़ी वो वाली पहनी थी, वो यस। घड़ी पहनने लग गया। फिर मैंने चेन कौन-सी पहनी थी, वो चेन डाल ली। अच्छा खाने में उस दिन क्या खाया था, वो कर लिया। शूज़ कौन से पहने थे वो। सर जी इतना ही नहीं, आपको ये भी सुनाई देने लगेगा। देख लेना, अपने दर्शकों से पूछना कि उस दिन आपके बैकग्राउंड में अगर या सामने टीवी चल रहा था, वो क्या चल रहा था? अरे वो बातें भी याद आ गई। वो बातें भी याद, और मैं तो ये कहता हूँ अच्छा उस दिन ये वाला गाना चल रहा था, यही बजा दे आज। जैसे ही आप उन चीज़ों, उस मेमोरी में, अब आप क्या करें, अभी आप बाहर ही कर रहे हो, लेकिन आपको एक काम करना है। एनएलपी ये कह रही है कि उस मोमेंट में चले जाओ और उन चीज़ों को सिर्फ याद करो, और इस तरह से याद करो कि मानो आप उन्हें दूर से याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसमें जा चुके हैं। मीन्स यू आर लिविंग दैट डे। भले ही आपने अभी कोई कपड़े पहने हुए हो, लेकिन उस समय आप जाकर क्लोजली एक एक विजुअल को एंजॉय करें, एक एक विजुअल को, कि वो जूते थे, ये यहाँ पर फर्श याद है, कालीन ये दिखाई दे रहा है, इंटरनल आवाज़ भी सुनाई देगी, अरे यार मज़ा आएगा, अचानक आपका फ्लैश हो रहा है एक, ठीक है ना? उस टाइम जब आप उन विजुअल्स के साथ खोए हुए हैं, उन आवाज़ों में पूरी तरह से आप एनग्रोस्ड हो चुके हैं, यानी कि खो चुके हैं, ये वो मोमेंट है कि आपने वो जोन क्रिएट कर लिया, आपको वही फीलिंग आएगी। तो जब भी आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करें, उस जोन के साथ करें। डाउट के साथ करेंगे तो आप गिल्ट में रहेंगे, डर में रहेंगे, यार लगा तो दिया, पता नहीं क्या होगा। हमेशा डरते रहेंगे ये खबर ना आ जाए, ठीक है ना? आप हमेशा उस जोन में रहिए जिसमें आपने बेस्ट रिजल्ट लिया था, या उस दिन आपके पास स्पेशल जोन था, उस जोन को क्रिएट करिएगा और तब आप अपना डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो मेरे मेंटोर्स ने, जब मैं सीख रहा था, एनएलपी के परे की बात थी। कई बार आपका गट और माइंड दोनों मिलकर आपको बता देंगे कि ये डिसीजन मत लो, जबकि आपकी कैलकुलेशन कुछ और कह रही होगी। इसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब है कि अंदर से कोई आवाज़ आई, लॉजिक नहीं है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो गट फीलिंग होती है, गट फीलिंग क्या है? हमारे गट में, बेसिकली हमारे गट में कुछ एक सेल होती हैं हमारी आंतों में, और आंतों के अंदर हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे बचपन से हमें मिलते हैं। आज मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ। हमारे आंतों में एक सेल होती हैं कुछ एक, उनको हम ईईसी सेल कहते हैं। आपके मतलब की नहीं, क्योंकि अब तो पैसे वाले लोग हैं, फिर भी कुछ लोगों को कहेंगे भाई ईईसी सेल क्या होती है, मैं बता देता हूँ। इन्हें हम एंटेरो एंडोक्रीन सेल कहते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जैसे ही आप कोई भी बढ़िया डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपके जीवन में कोई अच्छी घटना घटने वाली है, ऐसा कुछ होता है कि आपके गट में वो फीलिंग आ जाती है, और वो फीलिंग आपकी ईईसी सेल जो है पकड़ लेती हैं, और वो आपकी नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसे वेगस नर्व कहते हैं, वो एकदम से आपके ब्रेन को दिखाई देने लगती है। और कमाल की बात यह है कि ये फीलिंग कई बार पिक्चर में बदल जाती है, और अचानक आपको दिखाई देता है यार ये कंपनी है। इवन आपको कुछ लोग दिखाई देते हैं, इसे हम ट्रांसडक्शन कहते हैं बॉडी का, यानी कि चेंज हो जाती है, फीलिंग विजुअल में बदल गई। इसे हम गट इंस्टिंक्ट कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको गट फीलिंग आ रही है कि नहीं ये नहीं लगाना है, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, और गट फीलिंग आ रही है कि ये कुछ करने जा रहा है, आप वहाँ ज़रूर स्टेप उठाएं।
डर लग रहा है, थोड़ा सा उतना रिस्क ले लें, यानी कि उतना कैलकुलेट कर लें कि यार इसमें कुछ ज़्यादा खोने को नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गट की ज़रूर सुने। एक बार जब अगर गट की सुनने लगे आप, तो आपका गट और माइंड के बीच में एक रिश्ता बनेगा, क्योंकि गट को बार बार अगर आप अवॉइड करेंगे तो फिर गट इंस्टिंक्ट नहीं देगा। इसलिए जितने भी फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर हैं और वो तेजी से बढ़े हुए हैं, उनके पास लॉजिक नहीं था, उनके पास गट की फीलिंग थे, यार ये प्रधानमंत्री कुछ करने जा रहा है, मुझे लग रहा है, और मैं ये यहाँ पर पैसा लगा देता हूँ, मैं ये ज़मीन खरीद लेता हूँ, मैं ये शेयर ले लेता हूँ, उन्हें लग जाता है। जबकि उनका स्टाफ ये कहता है यार ये क्या पागलपन का डिसीजन है, लेकिन वो अपने गट की सुनते हैं। गट की हमेशा सुनिए, ये हमेशा आपके लिए बहुत फ़ायदे की बात करेगा। वैसे सर ये तो है, जैसे हम कोई काम बहुत सोच के करते हैं वो कई बार सही नहीं होता, और एकदम सडन करते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा बेटर आते हैं। एग्जैक्टली। वो ये राम सर डर क्यों है, मतलब ये डर हमारे अंदर क्यों होता है? जैसे स्टॉक लेते हुए डर, ट्रेड करते हुए डर, कोई आदमी नई गाड़ी ले रहा है तो उसको ये डर, अरे कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं सर ये ना हो जाए। कोई आदमी मतलब बड़ा घर ले रहा है तो 4 आदमियों में बताते हुए डरता है कि यार कहीं नज़र ना लग जाए। तो ये सब क्या चीज़ है? मतलब ये डर क्यों है? ये फ़ोबिया जो है, पैसे का, दिखाने का, कुछ बताने का, क्या इसका पीछे कोई लॉजिक होता है या ये डर ऐसे ही यूं ही होता है? देखिए, पहले कोई लॉजिक तो कुछ नहीं होता है। कई बार लोग हमारे माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। मान लेते हैं इस समय आप मुझे कोई कहानी सुना दे कि यार फला आदमी ने उस दिन ऐसे किया था, तो उसका इसका मतलब ये, उसका ये हो गया, तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ के साथ ही ये हुआ, ठीक है ना? लेकिन वो और चीज़ नहीं देखते, और भी तो चीज़ें हुई होंगी। तो और इसको मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपसे ले ली और उसे परमानेंट कर दिया। मैंने अपना बिलीफ बना लिया। बेसिकली यहाँ पर आपके पास 2 तरह का माइंड है, एक लॉजिक माइंड है और एक सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस स्टोर कर लेगा उस इमोशन को। लेकिन आप लॉजिक तो लगा के देखिएगा कि भई उसने पीली का शर्ट पहनी थी और उसका एक्सीडेंट, भई इसका मतलब पीली शर्ट से नहीं था। लेकिन कई बार आपको कोई आदमी बोल देगा, जो हाथ देखने वाला बोल देगा, उस दिन पीली शर्ट पहनी थी तो देखो उसको ये हो गया था। तो आपने पीली शर्ट को ज़िम्मेदार ठहरा दिया और आपके अंदर एक डर बेचा गया है। तो अधिकांश डर जो हैं वो हमें बेचे जाते हैं। उनकी एक पॉजिटिव इंटेंशन भी होती है कि भाई हम अपने आप को बचाए रखें। लेकिन अगर आप इतने ज़्यादा डर लिए घूम रहे हैं, जिनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिनके पीछे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि भाई मैंने काली पैंट पहनी तो ये मुझे थर्सडे के दिन ये चोट लगी थी तो सबको लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गड़बड़ ये होती है यहाँ पर दीपक जी, एनएलपी से इन लोगों को चाहिए कि जो डर की फीलिंग आपके अंदर बैठ गई है, वो फीलिंग आपकी 2 जगह जाएगी, एक हार्ट पर और एक पेट पर। इसीलिए आप देखेंगे जितनी भी एंग्जाइटी की फीलिंग है, या तो भारी होता है हार्ट, या पेट में ऐसा लगता है बटरफ्लाई चल रही हैं, और ये दोनों ही आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि आपकी सफलता के लिए आपके ब्रेन का पिक्चर बनाना ज़रूरी है, लेकिन आपके हार्ट के अंदर पॉजिटिव उस पिक्चर की इमोशन का होना ज़रूरी है, और हाँ, गट का सही होना ज़रूरी है। नहीं तो इस पिक्चर को और इस इमोशन को लेकर आपका गट फीलिंग क्रिएट नहीं करेगा, और इसको हम माइंड, हार्ट एंड गट एक्सिस भी कहते हैं। जितने आप सफल होना चाहते हैं किसी भी चीज़ में, इन तीनों की आपके पास वेलनेस का या अलाइनमेंट का या एक रूपता का होना ज़रूरी है। डर को उसको छोड़ना होगा। छोड़ने के तरीके हैं एनएलपी में, कभी भी आप उनको सीख सकते हैं। राम सर, जैसे आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें बहुत एजुकेटेड लोग हैं, आजकल तो अवेयरनेस भी बहुत है, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो भी आजकल सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे मेरे नोन में अभी एक थोड़े टाइम पहले की बात है, एक न्यूज़ में आया था कि अ रेप्यूटेड डॉक्टर कमिटेड अ सुसाइड। सो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके पास तो मनी की भी कमी नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, तो वो उनका दिमाग इतने लेवल तक कैसे चला जाता है कि वो इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं? बल्कि अभी हमने सुना भी था, थोड़े दिन न्यूज़ में भी था पहले, कि एक बहुत बड़ी कंपनी है कुछ ईवाई करके, गुड़गांव में, वहाँ एक लड़की ने कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और उसकी सुसाइड हो गया उससे। मैं कंपनी का इसमें वो नहीं करता, लेकिन जब ईवाई में है तो पढ़ी लिखी और होशियार बच्ची होगी, बगैर पढ़ी लिखी तो वहाँ घुस भी नहीं सकती। तो मतलब राम सर, ऐसा क्यों है कि मतलब इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने इंटेलिजेंट बच्चे, इतने काबिल डॉक्टर,
या जो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो भी इस तरह का मतलब एक गलत काम कर रहे हैं कि सुसाइडल तक पहुंच रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो ये क्यों है? देखिए सर, यहाँ पर 2 चीज़ों को एक चीज़ को बहुत गहराई तक समझना होगा। मैं एक अच्छा डॉक्टर हो सकता हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि मैं अभी ह्यूमन बीइंग अच्छा हुआ हूँ। मैं एक अच्छा कारपेंटर हो सकता हूँ, मैं अच्छा कार ड्राइवर हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा एक धोबी हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंजीनियर भी हो सकता हूँ, पर इट डज़न्ट मीन कि मुझे अपनी ह्यूमन वैल्यूज़ को, मानव मूल्यों को जीना आता हो। यहाँ पर हम छोटी-सी ओके, गलती कर देते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम बचपन से ही अपने बच्चों को जब एजुकेट करते हैं, तो हमारा जो फ़ोकस है बहुत नैरो होता है। उसे फिज़िक्स याद हो जाए, उसे केमिस्ट्री याद हो जाए, वो मैथमेटिक्स याद हो जाए, उसे कॉमर्स याद हो जाए और उसमें वो टॉप कर ले। और उसको टॉपर को हम एक ब्रांड कर देते हैं, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। समझने की कोशिश करिएगा। यह आइडेंटिटी, यह ब्रांडिंग करना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो आदमी उन 4 चीज़ों में इंटेलिजेंट है। लेकिन जैसे ही उसकी शादी होती है, जैसे ही वो जीवन के रियल युद्धों को लड़ता है, तो पता चला कि वहाँ तो उसकी एजुकेशन काम ही नहीं आ रही है। रिश्ते उसे बनाने नहीं सिखाए गए। लोगों के कैसे साथ वो एम्पैथी रखे, उसे नहीं सिखाया। कैसे वो अपने माइंड के अनवांटेड विचारों को बंद करे, उसे नहीं सिखाया गया। कैसे वो अपनी चलती हुई एंग्जायटी को जो अंदर है, कैसे वो अपने अकेलेपन को, जो खालीपन आ चुका है, कैसे उसे भरे। कैसे वो अपने पैनिक अटैक को हैंडल करे, कैसे वो अपने डिप्रेसिंग थॉट को हैंडल करे, कैसे वो ऑब्सेसिव बिहेवियर उसके अंदर आ रहा है उसे ठीक करे, कैसे वो नींद को लेके वो सोट जो थॉट चल रहे हैं वो बंद हो जाए, उसे नहीं सिखाया गया। वो बाहर की दुनिया में एक ब्रांड बना दिया गया, एक कागज़ देकर कि यू आर द टॉपर एंड यू आर वर्किंग विद दिस ईवाई कंपनी, और यू आर वर्किंग इन मैकेंजी, और यू आर वर्किंग विद निसान, और यू आर वर्किंग विद रिलायंस। सवाल यह है कि वो तो आपका एक प्रोफेशन है। उस प्रोफेशन में तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा कथक डांसर हो सकता हूँ, पर ज़रूरी नहीं हूँ कि मैं उस एंग्जायटी को हैंडल करना जानता हूँ, उन रिश्तों को सँभालना जानता हूँ। हो सकता है मेरे जो लाइफ़ पार्टनर है, उसके पैटर्न ऐसे हों, जिनको मैं हैंडल ही नहीं करना जानता हूँ, क्योंकि वो मुझे नहीं पढ़ाया गया। इसलिए जो कमी आ रही है आज की सोसाइटी में, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, जहाँ हम एकदम से पूजा मैम ग्रो कर रहे हैं तेज़ी से, ठीक है ना? बड़ी तेज़ी से, और हमें वो टाइम नहीं मिला ट्रांज़िशन का। आप देखेंगे ना पिछले 20 सालों में क्या तरक्की हो रही है, और पिछले 5 एग्जैक्टली। सालों में क्या चेंज आ रही है। ओवरनाइट आप करोड़पति, अरबपति बन रहे हैं। आपको एक जगह पर ले जाके छोड़ दूँ मैं, मान लेते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, हम यहाँ पर, आपका टेम्परेचर आपको मालूम है, और अचानक मैं आपको कोई आपको एवरेस्ट पर ले जाके छोड़ दे जहाँ पर -40 डिग्री है, वहाँ के लिए तो आप बने ही नहीं थे, पर आप वहाँ पहुँच गए। तो डोंट यू थिंक योर माइंड एंड बॉडी विल रिएक्ट? द सेम थिंग डेफिनेटली। हैपनिंग विद दिस सोसाइटी, कि आपको जिस जगह पर पहुँचाया गया है, या आप इमीडिएटली पहुँच गए हैं, उस एवरेस्ट के लिए तो आप नहीं बने थे ना। और अगर उसके लिए पहले बनाया जाता और धीरे से पहुँचाया जाता, तो आपकी जो ट्रांज़िशन है, जो आपकी वहाँ तक जाने की जर्नी है, उसको आप एन्जॉय करते और फिर वहाँ के लिए काबिल हो जाते। तो वो कंडीशनिंग तो हुई नहीं है। आपको ये नहीं मालूम है कि मैं रिश्तों को कैसे हैंडल करूँ। अगर हम तीनों लोग मैरिड हैं, ठीक है ना, और हम एक ट्रांज़िशन से गुज़र कर आए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक यंग लड़का है, उसको अचानक कहीं उसकी शादी हो रही है, और वो शादी हो गई, 2-3 घंटे में पूरी भी हो गई। अब उसकी एक पहचान बन गई, भई तुम हस्बैंड हो। मज़ाक की बात लगेगी, पर मैं सवाल पूछता हूँ, भैया तूने एक नई आइडेंटिटी ले ली है कि तू हस्बैंड है, तूने कुछ सीखा इसके बारे में? नहीं। थोड़े दिन बाद पता चला कि वो 10-12 1 साल के बाद अब उसकी एक नई और पहचान बन गई, अब तुम एक फादर भी हो। आपने फादर की के क्या रूल्स, क्या वैल्यूज़, क्या पर्पज़, क्या बिलीव होने चाहिए, क्या एक्शन होने चाहिए, इनकी कोई ट्रेनिंग ली नहीं। तो आप आइडेंटिटी तो बदलते जा रहे हो, लेकिन आप उस आइडेंटिटी को जीने के लिए कर कुछ नहीं रहे हो। मुझे आप एकदम से सेना में मेजर बना दें, सेना का मेजर बनना बहुत अच्छा लगेगा, आइडेंटिटी बहुत है, लेकिन उसके लिए कितना, आप कह सकते हैं कि फिज़िकली और मेंटली कितनी पिलाई करनी पड़ेगी। मेहनत बहुत है। मेहनत। तो आप उस मेहनत से तो गुज़रे नहीं हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है कि आप एक लेवल पर पहुँच गए और वहाँ के लिए आप बने नहीं थे। और वहाँ जाकर आप देख रहे हैं कि मैं तो खाली और भी खाली हूँ। इसलिए वो मौत को अपना रेस्क्यूअर बनाते हैं। हमें जीवन में हमेशा एक रेस्क्यूअर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चा जैसे बाप को कहता है, पापा मेरा सड़क पार करा दो। हमें हमेशा एक सहारा देने वाले की ज़रूरत पड़ती है। जब हम मैम हाईली एंग्ज़ायटी में होते हैं ना, तो उस समय हमारा माइंड कहता है अभी भी मेरे पास एक और रेस्क्यूअर है आपके लिए, और वो है आत्महत्या।
लेकिन सर मेरा मानना ये है कि आत्महत्या या सुसाइड करना तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम ब्रेन की कंडीशन हो गई, क्योंकि अपने आप को खत्म करना इतना आसान नहीं है। आपको आप वही हम चाहते हैं कि आप ये बताइए कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोका जाए माइंड में। यस, आत्महत्या का मीनिंग शरीर को मारना नहीं है। वो बहुत दिनों पहले आत्महत्या हो चुकी है। आत्महत्या का मतलब है सेल्फ इमेज को ऑलरेडी वो खो चुका है। मैं हूँ कौन है, वो अपनी आइडेंटिटी को खो चुका है। हम 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज कि मैं कौन हूँ, इसे खो देते हैं और हम एक ऐसी फ़ॉल्स आइडेंटिटी के साथ जीते हैं जो हमारी नहीं होती। अब सवाल उठता है कि अगर हम इसे आइडेंटिटी को बेहतर बनाएँ और आप इस सुसाइडल थॉट को रोकें, तो मैं एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ आपके जी। माइंड को डायरेक्शन दे सकता हूँ। जब भी आपको सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, किसी को भी थॉट आ रहे हैं, और कई बार ये तब आते हैं जब आप पीक पर होते हैं करियर के, तब भी आते हैं। वो कहते हैं इस पर मुझे पहुँच के देखना था, यहाँ तो कुछ है नहीं मेरे लिए। आई एम नॉट फुलफिल्ड। दुनिया को लगता है कि आपके पास क्या नहीं है, पर अंदर वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली का खाली हूँ। तो ऐसे में आप हमेशा 2 या 3 काम आपको करने होंगे। पहली चीज़ है कि आप अपनी एंग्ज़ायटी को हटाना सीखें, जो एनएलपी से आप हटा सकते हैं। क्योंकि उस समय आपके अंदर एक खालीपन का बोझ, ऐसा लग रहा है कि कुछ घूम रहा है, कोई सर चकरा रहा है। दूसरी बात है, आप अपने फ्यूचर को हमेशा ब्राइट देखें। इसे हम आशा कहते हैं। आशा कोई शब्द नहीं है। जितने ट्रेडर्स हैं उनको भी आपको ये समझाइए कि आप अपने सामने गोल्डन हाईवे देखिए और इमेजिन करिए कि अब हमारा 2024 चल रहा है या 2025 चल रहा है। 2027 में आप क्या कर रहे हैं? उस माइलस्टोन के पास जाकर विजुअलाइज करना शुरू करें। 2030 में आप क्या हैं? वहाँ पर क्या-क्या आपको फ़ायदे मिल रहे हैं? कैसे आपकी फैमिली ग्रो कर रही है? कितना बड़ा आपका एम्पायर हो गया? फिर 2035 में जाइए और अपने 100वें साल तक एन्जॉय करके आइए। उसके परे अपनी लीगेसी को देख कर आइए। और इसको बार-बार जब आप करेंगे तो आपके माइंड को एक नई चीज़ मिलेगी, उसका नाम है होप। और जब भी आपके पास होप होगी तो आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे। होपलेसनेस में सुसाइड होता है। दूसरी बात ये है, सुसाइड जब भी आप कर रहे होंगे तो आप उसे वो खो चुका है मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई तुम सेल्फ इमेज बना लो। उसके लिए हम फ्रंटल लोब एक्टिवेशन करवाते हैं, यानी कि यहाँ पर अपनी नई इमेज को डालो। इमेजिन करो आंखें बंद करके आपके सामने आप खुद को देख रहे हैं और खुद को बेहद खुश देख रहे हैं, जिसके पास पैसा भी आ चुका है, पैसे, रिश्ते, सेहत, और उस इमेज को बढ़िया बनाते हुए अब धीरे से उस इमेज को यहाँ एक्सपेंड करो और एंजॉय करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पहली बार पता चला है कि दैट आई एम डिफरेंट। ये इमेज खोई हुई है। आज हमें बहुत सारे हीरोइन तो याद आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी भी हीरो के बारे में सोचो तो उसको पिक्चर दिखाई देगी, लेकिन मैं कहूँ कि थिंक ऑफ योर इमेज, लोग कहते हैं मुझे अपनी इमेज नहीं दिखाई देती। कितनी बड़ी खराब बात है कि आप अपने ही माइंड में कहीं पर नहीं हैं। क्योंकि आप अपने माइंड में ही कहीं नहीं हैं, तो फिर आप जी किसके लिए रहे हैं? इसलिए ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है, आप किसी बड़े पर्पज़ के लिए जुड़िए। उस डॉक्टर को चाहिए था कि वो डॉक्टर इसलिए करे कि पैसा मेरे पास आ चुका है। ईवाई पर जो लड़की काम कर रही थी, वो एक नया पर्पज़ ले सकती थी कि मुझे एक छोटा-सा कोर्स बनाना है कि यंग गर्ल्स को कैसे कॉर्पोरेट में अपनी स्ट्रेस को हैंडल करना है, और वो अपना हैंडल कर लेती। तो आज वो कम से कम हज़ारों लड़कियों की रहनुमा होती और हो सकता है कि वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही होती। तो जीवन में जब भी आप एक बड़े पर्पज़ के साथ जुड़ेंगे, तो आप अपने इस सुसाइडल थॉट को ख़त्म करेंगे, वरना ये मार देंगे। तो सवाल अब यही है कि जो ट्रेडर जो हमारे भाई हैं, जो लॉस कर रहे हैं या लॉस में हैं या लॉस लेते जा रहे हैं, वो अपने आप को पॉजिटिव कैसे लाएं? पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो वो लॉस कर रहे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए लॉस वर्ड को हटा दें, क्योंकि लॉस वर्ड हमारे माइंड के अंदर बहुत बैडली ट्रिगर है। ठीक है। जैसे हमें कोई गाली दे दे ना, तो इमीडिएटली ऐसा करती है बॉडी, ऐसे करती है, क्यों दिया गाली आपने? ठीक है ना? तो लॉस वर्ड जो है, इसको है वो लॉस ही मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो एक गेम है। किसी ओवर में आपकी बॉल पिटेंगी और किसी ओवर में आप विकेट भी लेंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं, मुझे 5 ओवर मिलेंगे और 5 ओवर में मैं 10 के 10 विकेट लूँगा, ये नहीं पॉसिबल है। वो एक आध लग गया तो लग गया। या फिर आप ये कहें कि नहीं, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, हर एक शॉट पर मैं या हर एक इनिंग्स में मैं मैच रन बनाऊँगा, ऐसा नहीं होता। पहले तो ये समझ लें, ये लॉस नहीं है, ये लर्निंग है। पहली बात है, सिर्फ़ 5 चीज़ें करनी है और इन 5 चीज़ों को मेरे हाथ से समझेंगे। रिवाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो को। पहला चीज़ है कि अगर आप ट्रेडिंग में हैं और लॉस से डर रहे हैं बार-बार, तो आप बेनिफिट को भी नहीं ले पाएँगे और आप रुक जाएँगे, और जिस दिन आपका मौका होगा उस दिन वो इंस्टिंक्ट भी नहीं आएगी, क्योंकि लॉस का डर आपके अंदर है। तो यहाँ पर एक रूल होता है 5 उँगलियों का।
इस उंगलियों को सामने रखें और एक सवाल करें, पास्ट में जाकर ही करें जहाँ जहाँ पर आपको लॉस हुए, क्योंकि आज के बाद तो आप बहुत कैलकुलेटेड वे में अपने पर्पज को रखते हुए पैसे के साथ टेलीपैथी भी सिखा दूंगा अगर टाइम मिला तो। पहला सवाल करिए कि जो भी लॉस हुआ है, वो लॉस नहीं थी, वो एक इवेंट थी, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, उससे मैं क्या सीख सकता, कोई लर्निंग लीजिएगा। एक लर्निंग जैसी लेंगे तो इमीडिएटली आपका माइंड बदल जाएगा। दूसरी बात, अभी भी इस सिचुएशन में क्या इम्परफेक्ट है, ऐसा कोई किला नहीं जो जीता ना गया हो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसे हैंडल ना किया गया हो। तो इस सिचुएशन में अभी भी क्या इम्परफेक्ट है जहाँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। आप एक अच्छी लर्निंग कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप किताबें पढ़ सकते हैं, और बढ़िया तरीके से आप अपने माइंड को, अपने हार्ट को, अपने गट को हील कर सकते हैं, आप अपने एंग्जाइटी को ठीक कर सकते हैं। अब ये उंगली आती है बड़े वाली। अगला सवाल पूछिए, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपको ये जवाब नहीं मिले तो फाइंड ए मेंटोर, और इसके बाद यह है कि मुझे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो यही जवाब आएगा कि आप एंग्जाइटी ना करें, डर ना लें, बिना मतलब के बेकार के बिलीफ ना लें, चारों तरफ से बिना मतलब के बिलीफ कलेक्ट ना करें। कोई कुछ कहेगा कि भाई ये काली शर्ट ना, ये बिलीफ ना ले ज़्यादा, क्योंकि ये बिलीफ गड़बड़ कर सकते हैं। और पांचवी चीज़ है कि आप एंजॉय करें इस चीज़ को, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो भी एक गेम है। 0 पर सचिन तेंदुलकर भी और विराट कोहली भी, धोनी भी आउट हुए हैं, ऐसा नहीं है। कपिल देव से भी कई बार छक्के गए हैं, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है। तो ये गेम तो है, इस गेम को तो आपको समझना होगा। हर रोज़ आपका दिन होगा ऐसा भी नहीं है, और हर दिन आपके लिए खराब होगा ऐसा भी नहीं है। तो आप सर एनएलपी से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ठीक करी जा सकती हैं? मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम है वो देखा जाए तो सारी की सारी आपके माइंड में ही है। सारी माइंड में है, तो एनएलपी से कुछ भी ठीक करा जा सकता है? मैं तो यही मानता हूँ। मैंने भी अपनी 4-5 बीमारी जो लाइलाज बताई थी उन्हें ठीक कर लिया था। उसमें रियूमेटॉइड अर्थराइटिस भी थी, और उसमें पेप्टिक अल्सर भी था, उसमें माइग्रेन भी था, और उसमें बालों का गिरना भी था। तो सर एक बात बताइए, जैसे कोई कपल है, अगर मान लीजिए वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, क्या एनएलपी उस चीज को भी करेक्ट कर सकती है? मैं अभी सारे रूल बता देता हूँ, याद क्योंकि रखिएगा आप। आजकल सबको लगता है ना कि भाई हम लेट करेंगे बच्चे या 30 प्लस में करेंगे, देन बायोलॉजिकल साइकिल आपकी उसको नहीं कर पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो क्या एनएलपी उसमें भी हेल्प करेगा? बिल्कुल, कई बार हेल्प कर देगा, बहुत बार कर देगा, क्योंकि ये भी बिलीफ है। क्योंकि एक भी आदमी अगर एक काम को कर सकता है तो कोई भी उस काम को करना सीख सकता है। बिल्कुल। देयर आर मैनी लेडीज हु हैव कंसीव्ड इवन एट द एज ऑफ 42, आई नो मैनी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। फिर भी क्योंकि बॉडी सब्जेक्टिव है, सबकी अलग अलग है, वो दूसरी बात होगी। लेकिन मैं माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। अगर आप कंसीव नहीं कर रहे हैं और हस्बैंड वाइफ बिल्कुल दोनों ठीक है, मैं आपको अरे ये मेरे पास बहुत सारे किस्से आते हैं। पहली बात है, हो सकता है कि आपने कोई ऐसा आइडिया ले रखा हो जहाँ पर आपने ये बोल दिया या सुन लिया या उस पर यकीन कर लिया कि माँ बनना बेहद जिम्मेदारी का काम है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहा कि अच्छा ये जिम्मेदारी का काम है तो मैं आपको ये पेन देता ही नहीं हूँ। तो पहली तो बात है, जिम्मेदारी ना कहो इसको, ये आपके गेम पार्ट है, नंबर 1। कई बार लोग ये कहते हैं कि आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई फ्रीडम, यंग लड़के लड़कियाँ कहते रहे आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई फ्रीडम। तो जब फ्रीडम एन्जॉय कर रहे हैं तो माँ बनना फ्रीडम नहीं है, माँ बनना अपने आप में एक कमिटमेंट है, बहुत खूबसूरत जर्नी है। तो आप उस सेंटेंस को भी डिलीट कर लें माइंड से। तीसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं डीप डाउन डिसलाइक तो नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसली आप कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ लेकिन या करती हूँ, लेकिन डीप डाउन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबकॉन्शियसली उस आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और उसके स्पर्म को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रही आपकी बॉडी, बिकॉज वो आपके लिए स्ट्रेंजर है या अभी उस कैटेगरी में नहीं आता। और एक चीज़ और बताता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ जोड़ता हूँ। कई लोगों को मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि ये कर लो। मैं एक दिन इसी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे पास एक लेडी बैठी थी बेंगलोर से, उनके हस्बैंड के 4 IVF हॉस्पिटल हैं, बहुत बड़ा काम है उनका। तो वो कह रही थी कि राम सर इतने सारे इशू आ रहे हैं, सब या लोगों को, इवन यंग कपल्स भी नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे काम कर लिए, बिलीफ सिस्टम भी ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ और बताओ। तो मैंने उनसे कहा कि कई बार हम क्या करते हैं, शादी को डिजिटली करते हैं, प्यार हुआ शादी कर लेते हैं, और जो रिचुअल होते हैं शादी के वो नहीं करे। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्शियसली तो मेरे माइंड ने मान लिया कि मैंने साइन करके मैं शादी कर ली, लेकिन अनकॉन्शियस जो है
वो इस चीज़ को अभी नहीं लेता। अनकॉन्शियस सिर्फ और सिर्फ रिचुअल से लेता है। जब आप रिचुअल करते हैं तो पहले आप देखेंगे कि रिचुअल बहुत होते थे। अभी मेहंदी है, अभी हमारे गांव में तालाब पे जाते थे, अनाज साफ होता था, बढ़ई घर में आता था, बार बार उस लड़की को कहा जाता था तो पराए घर जा रही है, और महीनों पहले तैयारी हो जाती थी। तो उसकी एक आइडेंटिटी में बदलाव आता था, यानी कि सबकॉन्शियस उसे परसीव करता था। तो इस चीज़ को मैंने उनसे कहा कि दोबारा शादी कर लो, मजाक में ही कहा, लेकिन तभी एक लेडी ने हाथ खड़ा किया जूम पर। उन्होंने कहा, राम सर मुझे आप बोलने दें। और मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा, सर मैं पंजाब के एक बहुत बड़े घराने से हूँ। आप ये समझिए कि घराना मीन्स बहुत बड़ा घराना है, उसमें मैं अकेली बेटी हूँ और सारा मेरे पास है सारा एम्पायर। और जिससे मेरी शादी हुई वो भी घर में अकेला है और वो भी बड़े घर का है, और उस पर भी सैकड़ों एकड़ फर्टाइल ज़मीन है और इतनी मेरे हिस्से में आती है। और अचानक मेरे दादा ने, उनके दादा के साथ दोस्ती थी और हमारी शादी कर दी। 11 साल शादी के हो गए और हमें बच्चा नहीं हुआ। और 11 अचानक साल। मुझे एक आइडिया आया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा, ओए इधर सुन, ऐसे ही मजाक में। उन्होंने ऐसे ही कहा, बिल्कुल जो होता है ना अपनी पंजाब की। उन्होंने कहा, "ए, इधर सुन, ये बच्चा नहीं होने का।" और कहना, क्यों नहीं होगा? कि मैंने अब तक तेरे से शादी नहीं करी है, दोबारा शादी करते हैं, दोबारा रिचुअल करते हैं, दोबारा सारे रिचुअल करते हैं, क्योंकि मैंने तो अपने दादा की बात को फॉलो किया है। अभी मेरे दिमाग में कहीं कोई शादी नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, राम सर आप यकीन नहीं करेंगे, हमने उसी तरह से कार्ड छपवाए, हमने उसी तरह से गुरुद्वारा में जाके अपने रिचुअल्स करे, उसी तरह से सारी हमने पार्टी करी, उसी तरह से हमने जो म्यूज़िक करा, उसी तरह से मेहंदी वेहंदी करी, जैसे मानो दोबारा शादी हो रही हो। और उसके उन्होंने कहा कि उसके सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के बाद हमें बेटा हो गया। यानी कि वाह! पहले मेरे सबकॉन्शियस ने माना कि मैं इस प्रोसेस में हूँ। आज गड़बड़ ये हो रही है, मैं आप एक चीज़ और भी ले रहा हूँ, ये सबके लिए नहीं है। आज हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप हो जाती हैं उससे पहले। एक को छोड़ते हैं, दूसरा आ गया। हमें माइंड को पता ही नहीं है कि किसके साथ हमें वो समर्पण भाव लाना है इंडियन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। हो सकता है वो यूरोप में ठीक हो लेकिन इंडिया में ठीक नहीं है। तो ये चीज़ भी आपके है। और कई बार आप आपके पास 2 वर्ड कभी ना एक वर्ड कभी ना बोलें, जो लोग कंसीव करने जो भी कंसीव करना चाहते हैं, हस्बैंड भी और वाइफ भी। वो कभी ये ना बोलें कि बेबी को प्लान करना है। ये वर्ड बहुत ख़राब है। ये प्लान करना तो ऐसा लगता है कपड़े धोने की प्लानिंग करनी है। सीरियसली मतलब मुझे भी अटपटा लगता है अरे जब आप माँ बनने जा रही हो, इसको गर्व से कहो, मुझे बच्चा जनना है, मुझे जननी बनना है। आप जननी वर्ड बोलिए, आप जननी हैं। ये क्या है कि प्लान करना, ऐसा लग रहा है ये तो मुझे ये किताबें यहाँ से सफाई की प्लान करनी है, मुझे दिवाली की प्लानिंग करनी है, मुझे शॉपिंग की प्लानिंग करनी है। इसके लिए आप इतने बड़े डिसीजन को ले रहे हो? ये वर्ड्स बदलिए। और वर्ड्स आर द रियलिटी, ठीक है ना? और कहीं ऐसा तो नहीं आपने ममत्व खो दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं आपने किसी को बच्चा जनते हुए या बच्चे को पैदा होते हुए देख लिया हो और उसकी कराई, उससे डर तो नहीं बैठ गया है? कई बार ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं आपके, हमारे घरों में हमारी लाइफ में पड़ी होती हैं, और वो डर गया मन, और मन एकदम से जहाँ भी डर जाएगा इंटरनल वर्ल्ड में, सबकॉन्शियस के पार्ट मैं रूल्स को जानता हूँ। तो आप उस प्रक्रिया को भी बहुत खूबसूरत मानें कि वो प्रक्रिया जब आप बच्चे को जन्म दे रही हैं, वो खूबसूरत प्रक्रिया है, वो एक डिवाइन प्रोसेस है। आप यूनिवर्स की खूबसूरत इवेंट को एंजॉय करने जा रहे हैं, डरे नहीं उससे बिना मतलब। और जब ये सब चीज़ें होंगी और आप बिल्कुल ठीक हैं, तो बिल्कुल आपकी बॉडी इसके लिए तैयार है। दैट्स रियली नाइस जो आपने बोला कि जैसे कई फीमेल्स बोलती हैं हम प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल गलत वर्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी अ मदर। यस, इट्स जननी है। इट्स अ ब्यूटीफुल मुझे फीलिंग। जनना है एक बच्चा, मुझे जननी बनना है। कितना खूबसूरत वर्ड है, और हमने ये क्या ले लिया? बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, समाज में बड़ी इज्जत, ये सब आदमी कैसे अपने थॉट प्रोसेस में लाए जो कि रूटीन बन जाए? वेरी ट्रू। पहला जवाब, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। इसका क्या मतलब है इसका सेल्फ? इसको मैं करवा के ही दिखा देता हूँ, हम्म, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, आपके पास आने वाली दौलत और शोहरत, फिर मैं समझाता हूँ इस सेंटेंस को। 21वीं शताब्दी में, इससे पहले नहीं, पहले तो आपके पास हो सकता है कि आपके पास माइंड ना हो, लेकिन आप खेती बढ़िया कर रहे हैं गांव में, आपके पास 200 एकड़ ज़मीन है और आप खेती कर रहे हैं, तो आप अमीर हो जाएंगे। लेकिन 21वीं शताब्दी में, 21st सेंचुरी में, अगर आप बड़ी दौलत और बड़ी शोहरत चाहते हैं, तो आप वो समानुपाती होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी
कि आप कितनी इंटरनल वर्ल्ड में अपनी इमेज को, सेल्फ वर्थ को मानते हैं। जितनी आप अपनी वर्थ मानते हैं उतना ही पैसा आएगा। पहला काम आप करना शुरू करें कि आप विजुअलाइज करना शुरू करें, जो थिंक एंड ग्रो रिच में 7वां या 8वां टॉपिक है, ठीक है ना, जिसको कहा गया है कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट और मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। आप विजुअलाइज करना शुरू करें, और विजुअलाइज के मैं स्टेप्स भी बता देता हूँ। आप आराम से बैठें और आपकी उस टाइम स्पाइन सीधी हो, आंखों को बंद करके इमेजिन करना शुरू करें कि आपके सामने कुछ दूरी पर एक खूबसूरत बीच है, या खूबसूरत पार्क है, या बढ़िया सा प्लेटफॉर्म है, या बढ़िया सी लॉबी है किसी 5 स्टार की। और इमेजिन करें कि वहाँ आप ऑलरेडी रिच हो चुके हैं, और रिच होने के बाद आपकी जो सेल्फ इमेज है, यानी कि वो खुद की जो इमेज है, उसको एक एक डिटेल को देखें। उसका हेयर स्टाइल क्या होगा, उसका माथा कैसे चमकेगा, उसकी आंखों में चमक क्या होगी, उसकी शर्ट क्या है, उसकी टाई का कलर क्या है, उसका ब्लेजर किस कलर का है, उसके लोअर किस कलर के, आपके शूज किस कलर के, वो चलता कैसे है, वो चलती कैसे है, जो भी आपकी इमेज है। इमेजिन करिए कि उसका सुबह कैसे होगी उस आदमी की, कौन लोग उसके ब्रेकफास्ट मीटिंग पर आ रहे हैं, उन लोगों से वो कैसे बात कर रहा है, कौन से डिस्कशन चल रहे हैं इसमें और देर तक। अब उसका लंच का टाइम है, शाम को किन लोगों के साथ पार्टी कर रहा है, किन किन लोगों के साथ वो अपने बिजनेस को करना चाहेगा, क्या क्या साइन करेंगे, कैसा वो ऑफिस होगा, ऑफिस के बाद वो किस क्लब में जाएंगे, वहाँ लोग कौन मिलेंगे। इन इमेजेस की एक पूरी की पूरी मेंटल मूवी बनाएं। इस मेंटल मूवी को बार बार जिएं। मैं 2 मेंटल मूवी बनवाऊंगा, बस एक तो ये बनाएं। इस मेंटल मूवी को कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तक कई बार रिपीट करें कि ये मेरी परफेक्ट मेंटल मूवी हो गई है। दूर से बनाई अभी आपने। फिर इमेजिन करें कि मैं उठ के जा रहा हूँ और इस मेंटल मूवी में मैं एंटर कर चुका हूँ, और इस मेंटल मूवी को अब मैं जीऊँगा 20 बार। तो इस समय मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मेरी सेल्फ इमेज वही पड़ गई जो मैं अट्रैक्ट करूँगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का या उस अपॉर्चुनिटी को पाने का पहला तरीका है। नंबर 2, अब दूसरी चीज़ मैं इससे भी इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। ये टेक्निक मेरी नहीं है, तो जिन्होंने बनाई है मैं ये क्रेडिट उनको ही दे रहा हूँ। ये एक बहुत बड़े NLP के एक्सपर्ट हुए हैं, ये उनकी टेक्निक है, उनका नाम है स्टीव एंड्रियास। मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। अब इस काम को जो आप करना चाहते हैं, ये तो इमेज बन गई, ये तो इमेजिनरी है। इस रास्ते पर मैं कैसे पहुँचूँ? अब आप अपने रोल मॉडल को देखें। हर एक लाइन में आपका कोई ना कोई रोल मॉडल है। आपका भी अपने आपके वर्ल्ड में है, मेरा भी मेरे वर्ल्ड में है, मैम का भी अपने वर्ल्ड में एक रोल मॉडल है, ठीक है ना? इमेजिन करें कि वो रोल मॉडल किस तरह से उस गोल को पूरा कर लेगा जो भी आपका है। मैं 1000 करोड़ नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ कमाने वाले भी हैं। मैं 4 किताबें नहीं लिख पाऊँ, लेकिन यहाँ पर 40 किताबें भी लिख चुके हैं। इज़ दैट राइट? मैं बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो आप कोई भी एक रोल मॉडल लें और उसकी एक इमेजिनरी दूसरी पिक्चर बनाएं। इमेजिन करें कि आपके पास अपना होम थिएटर है, उसमें आप बैठे हुए हैं। होम थिएटर पर पहला सीन आ गया कि आपका रोल मॉडल कैसे उस काम को शुरू करता है। उसके सामने कोई परेशानी आ रही है तो कैसे वो उसको हैंडल कर लेता है, कैसे वो अपने मोटिवेशन को बनाए रखता है, कैसे वो एक्शन लेता है, और कैसे वो उसको पूरा भी कर लेता है। पूरा करने के बाद वो किस तरह से एंजॉय करता है अपनी फीलिंग्स को, और या इंटरनल वर्ड्स को, क्या उसके रिवार्ड्स हैं। फिर इसको दोबारा देखें। इसे 30-40 बार अपने रोल मॉडल को उस काम को करते हुए देखें, क्योंकि जो काम मैं नहीं कर रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि सब नहीं कर रहे हैं ना। मैं तो, मेरे पास नहीं है एक्स अमाउंट, लेकिन लोगों के पास तो 10,000 एक्स है ना। तो उस काम को वो कैसे कर रहे हैं, कोई भी इमेज बनाओ, पूरी मेंटल मूवी बनाओ, और बनाने के लिए पूरा 1 घंटा निकालो चुपचाप ऐसी तरह की चेयर पर बैठकर, और एंजॉय करो। और अब आप क्या करेंगे, जब आपकी मेंटल मूवी पूरी तरह से आपको लग रहा है कि मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है, अब आप NLP की टेक्निक लगाओ कि अब आप इमेजिन करो कि दोबारा आप रोल मॉडल में एंटर कर रहे हैं। नाउ यू आर बिकमिंग द रोल मॉडल। नाउ इट इज़ नो मोर रोल मॉडल, इट इज़ योर फेस। नाउ इस मूवी को आप 30-40-50 बार जियो। सडनली आप पाएंगे कि जो रोल मॉडल, यहाँ पर इस टेक्निक को हम सबकॉन्शियस मॉडलिंग भी कहते हैं, और रोल मॉडल में वही वर्ड है मॉडलिंग, यानी कि आपने उसके बिलीफ को, जो आपने भले ही इमेजिनरी लिया है लेकिन जी लिया है, क्योंकि उसके पास भी प्रॉब्लम आई थी रोल मॉडल की, पर आपने उसमें देख लिया, वो कह रहा है अरे यार लेट अस लर्न फ्रॉम इट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप भी तो इसी को जी रहे हैं ना बार बार। तो आपने अनकॉन्शियस रोल मॉडलिंग कर ली, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। बड़ा पैसा, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, याद रखिएगा। इसके लिए जो पहला काम है वो सेल्फ इमेज मैंने बनवा दी है। दूसरी चीज़ है आपका बिलीफ सिस्टम। आपको पास्ट के बिलीफ को छोड़ना होगा। पास्ट के बिलीफ आपके पास पड़े हो सकते हैं कि पैसा ऐसे ही नहीं आता है,
अगर आप अपने पैसे के बिलीफ की इंटरनल वर्ल्ड में बिलीफ बदलना चाहते हैं ना, सर मैं 5 मिनट में बदलवा सकता हूँ यहीं का यहीं। ठीक है ना? आपको सिर्फ एक काम करना है। मेरा नाम राम वर्मा है। मान लेते मैं 10,000 लोगों को बोल रहा हूँ और मैं एक झूठ नाम बोल रहा हूँ। मेरा नाम श्याम प्रकाश है। तो एक झूठ एक सच है। मैम कभी भी करके देखो। मान ले आपका एक नाम है असली, उसे बोल के देखो और एक झूठा नाम बोल के देखो। अभी भी इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क नज़र आएगा। इनका कहीं लोकेशन अलग आएगी, इनकी टोनैलिटी अलग आएगी, इनका कॉन्फिडेंस अलग आएगा। जहाँ पर आपकी रियल नाम का सेंटेंस है माय नेम इज़ राम वर्मा, और वहीं पर डालना शुरू करो अपने अफर्मेशन को, एंड आई एम अर्निंग बिग हाउस बिग कार। यह आपकी रियलिटी बन जाएगी। और जो लोगों ने आपको बेकार के बिलीव दे रखे हैं उसे झूठे नाम के साथ डाल दो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस मानता है ये झूठ है। तो बेसिकली हमने झूठ को तो सच बना रखा है और सच को झूठ बना रखा है। यह टेक्निक सबको करनी चाहिए, यानी कि वो पैसे के बिलीफ, अपने बिलीफ। और एक चीज़ और टेक्निक मैं बता रहा हूँ, ये NLP की टेक्निक है। चूंकि आपने मुझे प्रोवोक तो कर दिया कि बताओ, मेरी फेवरेट टेक्निक बताता हूँ सर, कभी भी करके देख लीजिएगा। मैं लोगों से ही कह रहा हूँ, सब लोग इस टेक्निक को करें। आप अपने मन आंखें बंद करके उन लोगों को सोचें जो अमीर हैं, जिनके पास बड़े घर, बड़ी बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा है, वो देश के आप जानते हो। और सडनली आप देखो उनकी पिक्चर्स को, दो दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी थोड़ी बहुत। फिर थोड़ी देर बाद अपनी भी इमेज को देखो और आप पाएंगे इन दोनों इमेज में फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि आप अपने ही माइंड में उस जगह पर नहीं है जहाँ अमीर लोग रहते हैं। पहला काम ये करें कि इमेजिन करें कि वो जो बड़े बड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा इमेजिन करें कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। उन इमेजेस के बीच में जगह बनाइए और अपनी इमेज को वहाँ बार बार देखना शुरू करें। पहले आप बिलोंग करें उस दुनिया को। पहला रूल है, याद रखिएगा, यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे जहाँ से बिलोंग करते हैं। किसी भी चीज़ को बाहरी वर्ल्ड में अट्रैक्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, पहले माइंड में उस चीज़ को क्रिएट करना होगा। ये हॉल जहाँ पर हम बैठे हैं, ये पहले किसी माइंड में बना है, फिर ये यहाँ पर किसी ने बनाया है। ये माइक पहले किसी के दिमाग में बना है, ये घड़ी पहले किसी के दिमाग में बनी है, फिर ये बाहर बनी है। अगर आप कोई भी चीज़ बाहर क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले उसे इंटरनल रियलिटी में लाइए और उसे सर्टेनिटी तक ले जाइए कि ये तो मेरे लिए सर्टेन है। जैसे कल सूरज मेरे लिए ज़रूर निकलेगा, कल भी हवा मेरे लिए बहेगी, कल भी पानी मेरे लिए मीठा रहेगा, कल भी मेरे पास धन की अपॉर्चुनिटी आएंगी, कल भी मेरे लिए अच्छे लोग मिलेंगे, कल भी मैं स्वस्थ रहूँगा। जब भी आप अपनी सर्टेनिटी को जिएंगे तभी आप अपने बाहरी वर्ल्ड में एक इम्पैक्ट डालना शुरू करेंगे। अंदर अगर डाउट है तो ये तो वही वाली बात है, एक बाल्टी गंगा जल मैंने आपको दिया और उसमें आपने एक कप कीचड़ मिला दिया, अब ये गंगा जल नहीं रहा, सारा का सारा खराब हो गया। खराब हो गया। एक डाउट सारे के सारे कॉन्फिडेंस को, इंस्पिरेशन को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ पर आप सर्टेन रहिए, तभी आपको सर्टेनिटी की इंस्टिंक्ट मिलेगी। यहाँ डाउट है तो डाउट की इंस्टिंक्ट मिल जाएगी। तो सर जैसे आपने तो बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन किया होगा, आपके अंडर बहुत लोगों ने ये चीज़ सीखी होगी। तो क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है, जैसे एक मिडिल क्लास मैन है जिसके पास एक नॉर्मल कार है और नॉर्मल इनकम आ रही है थ्रू अ लाइक सर्विस क्लास पर्सन, और उन्होंने आपसे सीखा और उसके बाद उन्होंने मल्टी फोल्ड्स जो है पैसा कमाया हो, बड़ी गाड़ी हो गई हो, और ऐसा विजन जो कि एक नॉर्मल आदमी नहीं सोच सकता, वो भी उनके पास आ गया हो इस टेक्निक से। तो ऐसा कोई आपके पास एक एग्जाम्पल है किसी का? मैं 2-3 बता देता हूँ। एक तो मैं ही हूँ। मैंने अपने करियर को 200 रुपये से शुरू किया था, एक मेडिकल स्टोर पर झाड़ू लगाना और डस्टिंग से। ये मेरी पहले दिन का जॉब था, ठीक है ना? और वहाँ मैं यहाँ तक सिर्फ NLP से आया हूँ। मैं बीमार था, यहाँ तक आया हूँ। बहुत सारे हैं लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कुछ एक। मुजफ्फरनगर के एक मेरे स्टूडेंट हैं। पैंडेमिक में वो बेसिकली उन्होंने जो कुछ उनके पास पैसा था वो भी बर्बाद कर दिया और अपने स्टाफ को नौकरी दिया। देने में उन्होंने 2-3 करोड़ नीचे भी आ गए। 4 महीने के बाद वो ज़ीरो पर थे और -3 करोड़ थे उनके। -3 करोड़। हाँ, उनके बाद उनके पास कोई ये नहीं था कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि अभी भी दूसरी वेव भी आनी थी। वो तो पहली वेव में इतना हो गया था। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ, वो ऑलमोस्ट 40-45 महीने हो गए शायद इसको, वो तब से मेरे अब तक स्टूडेंट है हर कोर्स के, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि सर मैं आपकी सारी चीज़ सुन ली है, मैं आपको फॉलो करूंगा और माइंड पर काम करूंगा। उन्होंने 2022 में
उसको पूरा किया, माइनस प्लस 2-3 करोड़ 4 करोड़ और लिए। 2023 में उन्होंने 8 करोड़ पर लेके गए। 2024 में अभी चल रहा है, अभी 2025 में वो अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। मतलब -3 करोड़ से टू सच एन एक्सटेंट ऑफ सक्सेस। जी, मैं आपका दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। एक लड़की ने एनएलपी सीखी, उन्होंने कहा सर मुझे कुछ यूनिक सा निश बताओ। मैंने उनसे कहा कि चलो तुम इनको स्पोर्ट्स पर्सन को एनएलपी सिखाओ कि इनकी खोई हुई फॉर्म वापस आ जाए, ठीक है ना। खोई हुई फॉर्म तो आपको भी चाहिए, आपके लोगों को भी। अभी उसका पॉडकास्ट भी मेरा पड़ा हुआ है मेरे दूसरे चैनल पे, जो छोटा सा चैनल है। अभी उन्होंने मुझे सितंबर 9-10 को कॉल किया। आई वॉज देयर इन इंदौर। उसने कहा कि राम सर आपसे अभी बात करनी है। मैंने कहा बोलो। उन्होंने कहा कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते लगाते यहाँ तक आ गई कि एक आईपीएल के प्लेयर ने मुझसे कहा है कि वो 8 करोड़ में उसकी बोली लगी थी पिछले बार। नहीं, उन्होंने नाम नहीं बताया है, उसके लोगों ने बात करी है, और वो मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं क्योंकि वो फेल हो गए रन बनाने में। तो मैं कितना पैसा मांगूं? क्या 2 लाख रुपए काफ़ी हैं? मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? तो मुझसे ये कहो कि 20 लाख रुपए एज ए रिटेनर फीस होगी मेरी एक सीजन की, और 7.5% मेरा कमीशन होगा। उसने कहा सर मैं कैसे कह सकती हूँ? मैंने कहा यही तो बिलीफ गड़बड़ हो रहा है, यही तो डाउट आ गया। यही तो डाउट आ गया। मैंने कहा तुम मेरे कहने से कर लो, नहीं तो 2 लाख मैं ही दे दूंगा तुम्हें। उसने कहा ठीक है राम सर। मैंने कहा कंधे सीधे करके बोल दो। उसने कहा भैया सुनो मेरी बात, ये मेरी फीस है और ये मेरा कमीशन होगा, और उसमें कमीशन में ये भी होगा जो मैंने बताया था कि उसमें अगर वो कोई एडवर्टीजमेंट देता है यानी कि एंडोर्समेंट मिलता है तो उस पर भी 7.5% मिलेगा। दिलीप ट्रॉफी से मिलता है, रणजी ट्रॉफी से मिलता है, सब में कट आएगा। पता है आधे घंटे बाद मुझे क्या मैसेज मिला? राम सर, he has said yes and 1 लाख रुपीज ऑलरेडी डिपॉजिटेड इन माई अकाउंट। कल मुझे कंपनी खोलनी पड़ रही है क्योंकि इतना पैसे के लिए मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि कंपनी खोलो, तो मेरे हस्बैंड और मेरे सास ससुर कंपनी खोलने पर लग रहे हैं। बाकी बीमारियों को ठीक करना, करियर को बनाना, जितने भी एनएलपी के आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे, 1-2 को छोड़कर, जो भी बड़े नाम आ रहे हैं उनसे पूछिएगा आप कहाँ से आए हैं, कितना बिलीव किया, आई मीन कितना बड़ा काम कर लिया है। दे आर मेकिंग गुड मनी, दे लर्न इट फ्रॉम मी, और ये रोज रोज हो रहा है। तो इंडिया में एनएलपी सबसे पहले आप ही लेके आए थे? मुझे तो यही लगता है क्योंकि 93 में एनएलपी को कोई जानता ही नहीं था। राम सर, एक बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी जिंदगी में भी मैंने अनुभव किया और बहुत सारे लोग और भी करते हैं। खास तौर से ट्रेडिंग में जब लोग लॉस में होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो किसी पंडित वंडित या एस्ट्रो हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अब मुझे नहीं पता इसका माइंड से, साइंस से क्या इसका वो है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि शायद आपके कुछ स्टार्स हैं जो अलाइंग हो तो आप शायद स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकें। साथ में जो सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, उनका कहना ये है कि 93% ट्रेडर जो है वो लॉस में है। यानी कि 100 आदमी ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से 93 आदमी पैसा खो रहे हैं। अब क्या 93 लोगों के स्टार एक साथ अलाइंड हैं या उनके स्टार्स खराब हैं? फिर एक और भी है, कोई पंडित कहता है कि आप कोई ये नग मनी नगीना पहन लो। किसी ने मुझसे ये कहा कि आप नॉनवेज खाना छोड़ दो। तो क्या फूड हैबिट्स भी कोई हमारी साइंस में कुछ वो रखती हैं? तो मतलब थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए कि क्या एस्ट्रो हेल्थ या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये ट्रेडर्स के लिए कहाँ उपयोगी हो सकती हैं, और कैसे एक लॉस मेकिंग ट्रेडर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है? देखिए इसमें ना जो आपने बोला है, मैं इसे यूं समझ आता हूं कि मैं तो उसके अगेंस्ट कैसे बोलूं, क्योंकि अभी एकदम से लोग लिखना शुरू कर देंगे नहीं ये बात गलत है या ये सही है। नहीं, भूत हमें आप साइंटिफिक तरह से साइंटिफिक उसका बता रहा हूँ। भूत किसे दिखाई देते हैं? जो भूत को मानते हैं या जो भूत को नहीं मानते? जो जो भूतों को मानते हैं जो शायद। मानते हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि आप उसे मानते हैं आपको दिखाई देंगे। कई बार मैं कहता हूँ भाई मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो वो कहते तुम मानते ही नहीं हो।
तो इसका मतलब है जो चीज़ को मैं मानता हूँ वही मुझे दिखाई देगी, और यही तो बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम में यह है कि जो तुम देखते हो उस पर बिलीव नहीं करते हो, बल्कि जो बिलीव करते हो वही दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने एक वल्नरेबल स्थिति में, यानी कि जब आप परेशान थे और आपकी स्टेट बिगड़ी हुई थी, आप एक आदमी के पास गए, उसने कहा भाई साहब ये जो पीले कलर का जो कप है इसे आप ग्रीन कर लो, तो आप इमीडिएटली माइंड में क्या परसीव करेंगे? भाई शायद इससे शायद ठीक हो जाएगा, और इसे आप इमीडिएटली करना शुरू करेंगे। जैसे ही आपने सोचा और करा तो आपका बिलीफ बन गया। वो जरूरी नहीं कि मेरे लिए लागू हो, और जरूरी नहीं कि अब ये आपके लिए काम भी करे, और हो सकता है काम भी करे, क्योंकि बात तो वही है कि भाई आपका जीवन में बड़ा नुकसान होने से बचेगा। अगले दिन आपकी बाइक चोरी हो गई, आपने पूछा भाई आपने तो कहा था नुकसान होने से बचेगा, कहता देखो जी वही तो मैं कह रहा हूँ, कार बच गई, कार से होना था, बाइक पे हो बाइक पे गया। आ गए, तो इसका मतलब है बात तो सच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के बिलीफ अगर आप चाहें तो ना बनवाएं, क्योंकि ये आपको लिमिट कर रहे हैं। कोई भी बिलीफ, इवन मैं तो अपने कई बार मेरे पार्टिसिपेंट होते हैं जो इस काम को करते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखो भाई, कभी भी जब मजबूरी में आदमी आपके पास आया हुआ है, तो आपका कोई भी नेगेटिव सेंटेंस उन्हें और अधिक सीमा में, यानी कि लिमिटेशन में डाल सकता है, बल्कि आप उन्हें एक खूबसूरत मोटिवेशन दें। ठीक है ना? उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि सर आप कुछ भी ना करें, कल का सूरज आपके लिए एक खूबसूरत रोशनी और उम्मीद और अवसर लेकर आ रहा है। कल आप एक काम कर लो, सूरज की तरफ देखकर कहो माय अबंडेंस इज फॉलिंग अपॉन मी टुडे ओनली, तो ये भी काम कर जाएगा। आपको पता है, आपको मैं एक चीज बताऊं, बिलीफ की पावर क्या है? आप चौंक जाएंगे। 100 लोगों में जिनको बीमारियां थी और लाइलाज बीमारियां थी, या उनको कोई बीमारी थी जो इसका कोई दवाई देनी जरूरी थी, 100 में से 35 लोगों ने सिर्फ ये मानते हुए कि उनको दवाई दी गई है अपने इन्फेक्शन को ठीक कर लिया, जबकि उनको दवाई नहीं दी गई थी, सिर्फ मिट्टी दी, आप कह सकते हैं कि उनको मीठी गोली दी गई थी। याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेडिकल साइंस कह रही है, लिखा हुआ है, इसका नाम प्लेसिबो है। प्लेसिबो का मीनिंग होता है कि जो किसी ने कुछ कह दिया, आपके माइंड ने उसी टाइम उसे मान लिया। ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। लेकिन इसका उल्टा भी है सर, इसका नाम नोसिबो होता है, कि आपने, किसी ने आपको नेगेटिव बिलीफ दिया और आपने उसे मान लिया, तो आपको प्लेसिबो लेना है, न कि नोसिबो लेना है। जब प्लेसिबो का मीनिंग होता है कि मैं आपके कंधे पर हाथ मार के कहूं, भाई दीपक जी अब तो आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है, 1000 करोड़ कहीं नहीं गए, और आपके माइंड ने मान लिया उसको एक मोमेंट में। कॉन्शियसली आपको सुना नहीं सुना, अनकॉन्शियस ने मान लेते, बिलीव कर लिया और एक पिक्चर बना ली, और हो सकता है कल से ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो जाए। तो ये एंकर, ये ट्रिगर जिंदगी भर याद रहेगा। लेकिन ऐसे में अगर मैं कोई ऐसा सेंटेंस बोल दूं जो नेगेटिव और जो तेजी से हमारे माइंड पे काम करता है, तो वो आपके बिलीफ को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। रही नॉन वेज की बात, मैं अगर साइंटिफिकली समझाऊं तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नॉन वेज खाना है, ये आपकी अपनी पर्सनल वैल्यूज हैं, या मुझे खाना है, या मैं वेज को या नॉन वेज को प्रमोट यहाँ पर कर रहा हूँ, वो अलग पार्ट दम होगा, सेहत के लिए या सेहत के लिए नहीं। ठीक है ना? याद रखिएगा, इससे आपके, अगर ये सच होता तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसी देश में भी और पूरे यूरोप में और अमेरिका में जो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, जहाँ पर वेज अवेलेबल ही नहीं है। मैं 2-4 कंट्रीज में गया हूँ, वहाँ मुझे वेज ही नहीं मिला। मैं खुद चाइना में जाता हूँ तो वहाँ रोज सुबह आदमी नॉनवेज से अपना दिन शुरू करता शुरू है, कर रहा है। और नॉनवेज भी क्या, मैं बोलता हुआ भी अच्छा नहीं वही लगेगा, मैं लेकिन जानता हूँ सबको। पोर्क एंड बीफ, यस, चिकन और मटन तो सिर्फ इंडिया में ही हम नॉनवेज कहते हैं, लेकिन बाहर के तो वो तो देशों में पैसा बना रहे हैं। पोर्क एंड बीफ, और वो हमसे कई गुना आगे हैं और कई बेटर पैसा बना रहे हैं उन। तो ये मात्र एक ट्रिगर है। इवन अगर मैं आपको ट्रिगर की पावर बता दूं, अगर मैं सिर्फ ये कह दूं कि लो अब तुम यहाँ से बड़ा पैसा कमाओगे और इस अंगूठी को पहन लो, तो ये बिलीफ बन गया इस अंगूठी के साथ। इसे पेवलोव की कंडीशनिंग कहते हैं, इसे ट्रिगरिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको लिमिटिंग, यानी कि छोटा करने वाले ट्रिगर आपको ना दिए जाएं, आपको बड़ा करने वाले ट्रिगर दिए जाएं। आपको मैं एक जादू की झप्पी दूं और एकदम से कह दूं अरे कल तक ठीक हो जाओगे भाई साहब, क्या ये बीमार, ये तो खत्म है यार, कल ठीक हो जाओगे, और अचानक आपको लगता है यार मैं तो ठीक हो रहा हूं। ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां पर लोगों, डॉक्टर ने कहा ये तेरे लिए एक इंजेक्शन बचा हुआ है, देख लेना, और पानी का इंजेक्शन लगाया मिस्टर राइट को, और उसने 4th स्टेज का कैंसर ठीक कर लिया। ये तो गूगल पर पढ़ा है, अमेरिकन मेडिकल जर्नल में पढ़ा जाता है।
तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी नेगेटिव बिलीफ ना लें, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, आपकी विज़डम। लेकिन अगर आपने कोई बिलीफ ले लिया, तो फिर उसको फ़ॉलो भी करें, मैं ये भी कह रहा हूँ। या तो बिलीफ ना लें और ले लिया तो फिर फ़ॉलो करें, क्योंकि फिर वो आपको या तो आप ही सरेंडर होके वहाँ गए हैं। जब मुझे कोई ऐसा बिलीफ देता है तो मैं उसको एकदम से डी एंकर कर लेता हूँ, डी ट्रिगर कर लेता हूँ और मैं मन ही मन अंदर आँखें बंद करके कहता हूँ, ये आपके लिए सच होगा, ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। 2 और 2 4 होते हैं, ये सच है। 2 और 2 5 होते हैं, ये आपके किसी पर्टिकुलर मोमेंट में हो सकता हो, पर मेरे लिए ज़रूरी नहीं कि हों। एक आदमी कह सकता है कि कैंसर ठीक नहीं होता, वो उसकी अपना कॉन्टेक्स्ट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हज़ारों लोगों ने ठीक कर लिया, मेरे अंदर की पॉसिबिलिटीज़ भी सारी हैं। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप एक एक मोमेंट में 10 लोगों को कमा सकते हैं, तो 10,000 करोड़ भी कमा सकते हैं। मैं कई बार लेडीज़ से भी तो कहता हूँ कि तुम अगर एक आइडिया को कंसीव कर सकती हो, तो तुम एक बेबी को भी तो कंसीव कर सकती हो। बिल्कुल। समझ गए मेरी बात? अगर तुम एक डिसीजन ठीक ले सकते हो कि यहाँ पर मुझे ब्रेक मारना है गाड़ी में और यहाँ पर क्लच दबाना है, तो वही डिसीजन तो आपको वहीं लेना है, क्योंकि पावर तो वही है। यानी कि आपको अपनी विज़डम के डिसीजंस को ठीक करना है। अगर मैं समझने की कोशिश करिएगा, अगर मेरे पास कोई पैरामीटर कम हो जाता है कि जी ये पर्टिकुलर काउंट डाउन हो रहा है, तो मैं एकदम से ले लेता हूँ कि अगर मेरी बॉडी 1 लीटर सलाइवा पैदा कर सकती है, तो इसको भी कर सकती है। समझ गए मेरी बात? कहने का मतलब है, अगर मैं इसको तेज़ी से पकड़ सकता हूँ, इस पर अपनी ग्रिप बना सकता हूँ, तो मैं अपनी सिचुएशन पे भी तो ग्रिप बना सकता हूँ। जी, जी। तो कहने का मतलब है कि आप अपने एक बढ़िया बिलीफ को इकट्ठा करिए रोज़ाना। ये नहीं कि जब आप कमज़ोर पड़ रहे तभी आपने किसी और के बिलीफ ले ले। अगर बिलीफ लेने हैं तो रोल मॉडल के लेंगे आप। ये मैं सबसे कहूँगा। बाकी आपकी आस्थाएँ हैं कि किसको मानते हैं, किसको नहीं मानते हैं। कई बार आप मुझे भी अंगूठी पहने मिलेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ़ कई बार कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी पहन लिया करो। ठीक है ना? पर मैं उसे इसलिए नहीं पहनता हूँ कि इससे मुझे कोई बहुत बड़े बिलीफ मिल रहे हैं, वो मेरे ऑलरेडी हैं। तो जब भी आपने कोई बिलीफ ले भी लिया और आप उसको मानने लगे, तो फिर मान ही लो, जब तक कि आप मेरे जैसे आदमी से उसे कोलैप्स ना करवा लो उस बिलीफ को। वरना बढ़िया बिलीफ लीजिएगा। और एक बात मैं बताता हूँ, यू आर ऑलरेडी यूनिक। जब आप इस पृथ्वी पर आए हैं, तो इस पृथ्वी ने आपको इनवाइट किया है। जिस दिन आप पैदा हो रहे थे ना, सोच के देखो, उस दिन पता नहीं करोड़ों सोल लाइन में थे, लेकिन ऑलमाइटी ने आप ही को सिलेक्शन दिया है। आपके पास यहाँ कोई कमी नहीं है। ये अबंडेंस आपकी नेचुरल अवस्था है। गरीब रहना अननेचुरल है, हेल्थ जैसे नेचुरल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेचुरल है। अगर हम चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ये अननेचुरल है। बस आपको इतना करना है कि एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना मैंने पढ़ा है 700-800 किताबें, और मैं 1983 से स्पिरिचुअल जर्नी को भी जी रहा हूँ, जो मैं आज डिस्क्लोज कर रहा हूँ, कभी करता नहीं हूँ। एक चीज़ समझ लीजिएगा कि आप अपने माइंड में से कुछ एक बेकार के ग्रीफ और बेकार की इवेंट को डिलीट कर लें एनएलपी से, जो मैं करवा दूंगा आपको, मैंने आपसे वायदा किया। उनको जैसे ही डिलीट करेंगे और जैसे ही यहाँ की कैनवस पर एक बार फिर खूबसूरत आपको आपको एक प्रकाश में वाइट बोर्ड मिलेगा, उस पर जो लिखोगे वही चमकेगा। आपके पास पुराने बिलीफ पड़े, उन बिलीफ को आप ठीक कर लेंगे, बढ़िया आइडेंटिटी बनेंगे, बढ़िया तरीके से एक सर्टेनिटी क्रिएट कर लो, मज़ा आ जाएगा। जो भी डिसीजन लेंगे उसमें ज़रूरी नहीं कि 10 के 10 डिसीजन अच्छे हों। कई बार मैं ये मानता हूँ कि एक चाल हम चलते हैं, अपने चेस बोर्ड पर एक ऊपर वाला चलता है। अपने वाली अच्छी लग गई, मज़े ही मज़े हैं, लेकिन अच्छी नहीं लगी तो और बढ़िया है, शायद ऊपर वाले की इससे बेहतर प्लान है। इतना भी तो बिलीफ ले सकते हैं। यस। राम सर, ये जैसे पूछते हैं मनी रिलेटेड, मैं आपसे आज एक रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे आजकल जो कपल हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज हैं, वो एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, उतनी अटैचमेंट नहीं है, और रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? मतलब वो एक पेट को तो एक्सेप्ट करने को तैयार है कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, लेकिन वो आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आपस में एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो ऐसा क्यों है, और क्या ये एनएलपी के थ्रू करेक्ट किया जा सकता है? अभी मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा। अभी हमारे एक अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं, तो हमने उनसे पूछा, जैसे मतलब अभी नए-नए बने हैं फैमिली फ्रेंड, तो हमने उनसे पूछा, भई आप आइए घर, तो वो घर आए, तो हमने कहा जी आपके वैसे बच्चे कितने हैं? तो बोले नहीं हम दोनों हैं और हमारा एक कुत्ता है।
मतलब people are ready to accept a pet as a child, but they are not having a child. तो ये भी एक हकीकत बनती जा रही है हमारे समाज की। देखिए, जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, रिश्ता बेसिकली कोई टेंजिबल चीज़ नहीं है, मतलब जैसे ये दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं है। रिश्ते का मतलब होता है मर्यादा। मर्यादा का मतलब है कि मैं आपकी वैल्यूज़ का ध्यान रखूं और आप मेरी वैल्यूज़ का ध्यान रखें। रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट कह सकते हैं, या मेरे मूल्य जो हैं जीवन के, पारिवारिक हैं। रिश्ते में सबसे पहले मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, लोग मुझे कई बार कहते हैं कि शादी में आना है, ये कार्ड है। तो मैं कई बार पूछता हूँ, शादी क्यों कर रहे हो? व्हाट इज़ द पर्पस? ध्यान से सुनिएगा एक-एक वर्ड को, और मैं उसके माइंड में जाता हूँ एकदम से। बाहर के वर्ड में नहीं, अंदर के माइंड में। तो लड़की कैसी चाहिए आपको? तो वो कहते हैं जैसे खूबसूरत चाहिए, स्मार्ट चाहिए, टॉल चाहिए, फेयर ये चाहिए। फेयर चाहिए। मैंने कहा तो ये इसलिए शादी कर रहे हो और ये आपकी वैल्यूज़ है, ये इम्पोर्टेंट है कि लड़की में ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ जी। मैंने कहा 2 साल बाद एक बेबी आपके घर में आएगा, 2 साल बाद फिर एक और आएगा। 2, 4 साल, 5 साल की जर्नी में मैं बता रहा हूँ। वो ब्यूटी वहाँ नहीं रहेगी, और आपकी इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या था? वही ब्यूटी, और वो अब है नहीं। तो आप क्या सोचेंगे वहाँ पर? आपका सबकॉन्शियस माइंड, इट इज़ नॉट द सेम पर्सन दैट आई नीडेड। जीवन में इस रिश्ते को मैं क्यों ले रहा हूँ, इसका उद्देश्य मालूम नहीं है। अगर मुझे ये मालूम है कि मुझे इसलिए रिश्ता लेना है और बेबी को लाना है, अपने बच्चों को लाना है, कि मैं अपने बच्चों को एक बढ़िया सा ह्यूमन बीइंग बनाऊँ, उन्हें एक अच्छा सिटीज़न बनाऊँ, उन्हें जीवन को जीने के लिए उनकी हेल्प करूँ, ठीक है ना? वो देश के अच्छे सिटीज़न बने, और मुझे एक पार्टनर चाहिए। तो इसमें तो ब्यूटी कहीं नहीं आई, इसमें तो विज़डम आई है। इसीलिए एक शेर मेरे गाँव में सुनाया एक बूढ़े व्यक्ति ने, कि खूबसूरत लड़कियों के हाथ पीले हो गए, और खूब सीरत, सीरत मीन्स चरित्र वाली, चरित्र। और खूब सीरत लड़कियां हाथ मलती रह गई। तो हमें ये चाहिए कि खूबसूरती कौन सी चाहिए? जहाँ पर विजडम हो। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे साथ मेरे माता पिता का भी ख्याल रखे और उनकी वैल्यूज़ को पूरा करे बुढ़ापे तक, तो उसमें ब्यूटी कहाँ आई है? उसमें तो खानदानी ब्लड चाहिए। बिल्कुल। उसमें टॉल कितनी होने चाहिए, ये इंची टेप लेकर मैं क्यों घूमूं? समझने की कोशिश करिएगा। हमें यही नहीं पता कि मैं शादी में क्यों जा रहा हूँ, इसलिए ये गड़बड़ हो रही है। दूसरी बात ये हो गई कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू इतने नैरो हो गए हैं कि हमें यही नहीं पता दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप मुझे सामने से 2 कान दिखाई दे रहे हैं, कोई बगल से 1 कान, तो यानी कि यही लड़ाई है। वो ये कहता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पत्नी हूँ, मुझे ये मेरे अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे अधिकार हैं और ये तुम्हारी ड्यूटी है। लड़की का ये कहना है। अब लड़का कहता है मैं पति हूँ, मेरे ये अधिकार हैं और तुम्हारी ये ड्यूटी है। जीवन में कभी रिश्ता नहीं चलेगा। अगर जीवन के रिश्ते को निभाना है तो इन लोगों को कहिएगा कि 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और ये रहा पेन और ये रहा पेपर, लिखो कि इस रिश्ते में तुम्हारी क्या ड्यूटी है और सामने वाले के क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं। मेरी वाइफ को भी अधिकार है कि वो भी 11 बजे तक सो सकती है मेरी तरह। उसे भी अधिकार है कि वो भी अपना एक सबैटिकल ले सकती है 4-6 दिन के लिए, अब कहीं घूमने जा सकती है, बेटी के पास रह सकती है। और उसे भी ये समझना होगा कि मेरा भी अधिकार है कि मैं देर तक कहीं बाहर रह सकता हूँ काम के लिए। उसकी क्या ड्यूटी बनती है ऐसे में, उसे पता है, और मेरी ड्यूटी क्या बनती है, मुझे पता है। लेकिन जब भी हम अधिकारों की बात करेंगे, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी पत्नी है, इसको ये करना चाहिए, गलत बात। उसके ये अधिकार हैं कि वो नहीं भी करेगी तो मैं कैसे हैंडल करूँ? जब आप इस तरह से एक दूसरे की मर्यादाओं का सवाल ध्यान रखेंगे, वैल्यूज़ का ध्यान रखेंगे, तब ये रिश्ता बनेगा। नहीं तो रिश्ता होता नहीं कुछ। ये तो एक धागा भी नहीं है। कहते हैं ना, रिश्तों का धागा टूट गया, इसमें धागा भी कहाँ है? इसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा-सा कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट है या मर्यादा है, और ये मर्यादा देर नहीं लगती। जैसे ही आपने कहा यू डिड सो, और वो भी कहते हैं यू डिड सो, खत्म हो चुका है। आपकी उँगली उठ चुकी है ना उसकी तरफ, हाँ, तो बचा क्या है? बचा क्या? एक गांधी पिक्चर का एक छोटा-सा डायलॉग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद वो नई जनरेशन को पसंद नहीं आएगा, इस पर हो सके मुझे हेट कमेंट भी आए। उसमें गांधी कहते हैं कि तुम्हें ये अपना मैला उठाना पड़ेगा, लैट्रिन वगैरह। वो कहती मैं नहीं उठाऊँगी। वो कह रहे हैं ये सब उठा रहे हैं अपना, तुम भी उठाओ। वो कहती है मैं नहीं उठाऊँगी। वो कहते तुम्हें उठाना होगा। वो कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ।
उसने कहा फिर जिद कैसी। कहने का मतलब है कि ये यहाँ पर अधिकार से भी अधिकार खो रहे हैं हम एक दूसरे के लिए। हम लॉजिकली प्यार करते हैं, प्यार में लॉजिक्स नहीं होते, लॉजिक में प्यार नहीं होता, इमोशन में होता है। वो ब्यूटी बेस्ड नहीं होगा, वो पर्सनालिटी बेस्ड नहीं होगा, वो चीज़ें सब ठीक चल रही हो उससे बेस्ड नहीं होगा। हमें यही नहीं पता हमें शादी किससे करनी है, क्यों करनी है, कब करनी है, और जब हमें यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है और हम अंधेरे में चल रहे हैं, तो जो भी ट्रेन हमें मिल जाती है उसमें बैठ गए, थोड़ी देर बाद बेचैनी हो रही है। तो ये सब बेचैनी की ही तो गड़बड़ हो रही है कि शायद आप ट्रेन में तो बैठ गए शादी की और जाना कहीं था नहीं, तो 2-3 घंटे में दम घुटने लगता है, ट्रेन कहाँ जा रही है। फिर एक ये हो रहा है रिश्तों में कि फिर हमारे पैटर्न खराब होने लगते हैं और वी आर जस्ट शेयरिंग द रूफ। मैं ऐसे से कई कपल को जानता हूँ, जब एक लेडी ने कहा कि सर हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमें फ्लैट जो मिला है ऊपर भी और नीचे भी है, मैंने अपने हस्बैंड का कम से कम 2 दशकों से बेडरूम ही नहीं देखा है और उसने मेरा भी नहीं देखा। वेरी स्ट्रेंज। तो रह किस लिए रहे हो साथ में? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही एक आइडेंटिटी है। या आइडेंटिटी के लिए रह रहे हैं कि मैं किसी की पत्नी हूँ और वो कहता है मैं किसी का पति हूँ। सोसाइटी नॉर्म्स के लिए रह रहे हैं फिर तो? सोसाइटी के नॉर्म्स में भी सोसाइटी को कहाँ प्रॉब्लम है? सोसाइटी कौन पूछने जा रही है? आपके रिश्तेदारों को ही कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉब्लम है, वो भी तो ऐसे ही फँसे पड़े हैं। बिल्कुल। अब तो वो धागा ही खत्म हो गया, वो तो धागा खत्म हो गया। अब आप ये कहते हैं कि इस रिश्ते में हम अलग होने के भी राइट्स हैं। भाई मेरी उम्र में जब शादी हुई थी, आई वाज़ ओनली 23, माय वाइफ वाज़ मुश्किल से शायद 23 माइनस 6 27, तो 12th का एग्ज़ाम दे रही थी। हमें तो यही बताया गया था, दोनों पेरेंट्स ने हमें तो यही बताया था कि इट इज़ द आई मीन क्लोज्ड स्पेस, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वैसे सर हमारी जनरेशन में तो ये चीज़ है ही, पेरेंट्स यही कह के भेजते थे यही है, अब जो है इसी में निभा के चलना है आगे। तो वो चीज़ मैं समझती हूँ बेटर है। मैं बेटर इसीलिए है कि आपने फ्रीडम अगर ले ली और रूल्स के बगैर ले ली तो खतरनाक है। फ्रीडम विदाउट रूल्स आर वेरी डेंजरस, इज़ वेरी डेंजरस। मान लेते हैं मैं चांदनी चौक में 300 की स्पीड से गाड़ी चलाऊँ, मैं तो फ्रीडम को एन्जॉय कर रहा हूँ। नहीं भाई साहब, यहाँ नहीं कर सकते। आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपको ये रूल्स के साथ फ्रीडम लेनी होगी। आपको गाड़ी 20 की स्पीड से चलानी होगी क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है और कई बार ब्रेक भी मारना होगा। पर बिल्कुल। जनरेशन कहते हैं नो इट्स माय लाइफ, नो इट्स नॉट योर लाइफ। जब आप सोसाइटी में हैं तो सिम्बियोटिक लाइफ है, यानी कि मुझे आपका भी ध्यान रखना है, आपका मेरा ध्यान रखना है, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ की खत्म होती जा रही, क्योंकि उन्हें ये पढ़ाए भी नहीं। दे आर इंटेलिजेंट इन न्यूटन्स लॉ, they are intelligent in mathematics, they are intelligent in medical science, they are intelligent in commerce। उसका क्या करना है? उससे तो मैं एक अच्छा ड्राइवर हो सकता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं अच्छा हस्बैंड हो सकता हूँ। इन दोनों में बहुत फर्क है। एट एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि एक आपकी फैमिली जो होती है वो आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है। दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन आपका एक छोटा सा संसार होता है जिसमें आप खुश रहते हो। अप्स एंड डाउन्स तो सर हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन आप उस पार्ट को बहुत इंजॉय भी करते हो। करना भी चाहिए। गड़बड़ ये होती है कि कई बार हम बेकार की जो परेशानी आती है, हम एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबल ठहरा देते हैं। एक कपल को तलाक होते हुए बस कैसे देखा मैंने, वो तो बच गया और हंसे वो दोनों भी। हम कैसे तलाक ले रहे थे, वो लड़की जो है किसी वेबसाइट पर अपने लिए सूट सलवार ढूंढ रही थी, इसे कहते हैं ना, जो ड्रेस ढूंढ रही थी, और उसने कहा कि जल्दी से आओ मुझे ये ढूंढनी है, तो उसने वैसे ही कह दिया यार ले लो ना, जो लेनी क्रेडिट है। कार्ड तुम्हारे पास है, और नहीं तुम भी देखो कितना अच्छा लगेगी। और वो जब तक बेचारा ब्रश व्रश करके आया तब तक वो सोल्ड आउट हो गई उस वेबसाइट पर। इस बात पर ये इशू बन गया कि दोनों परिवारों को बैठना पड़ा, मुझे बैठना पड़ा। सीरियसली इतना माइनर इशू के इतने ही ड्रेस? होते हैं, बड़े इशू में तो कोई लड़ाई नहीं है, यही तो इशू है। यू डिडंट रेस्पेक्ट मी, यू डिडंट लव मी, यू डू नॉट लव मी। वो कह रहा है यू डोंट लव मी, यू डू नॉट अंडरस्टैंड, और पता नहीं फिर तिल का ही तो ताड़ बनाया जाता है। ठीक है ना, माउंटेन आउट ऑफ मोल ही तो बनता है, तो यही है। और जब आपकी सोच इतनी बड़ी रहेगी कि इस पे तलाक होगा तो फिर तो कुछ नहीं हो कैसे रहे। सकता। तो दोस्तों, ये थी चर्चा आज की, जहाँ पे हमने राम सर से ये सीखा कि लाइफ में कुछ भी पाना संभव है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग को ट्यून करना है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का भाव लाना है, कुछ हैबिट्स को चेंज करना है, एक बिलीफ सिस्टम बनाना है जिसमें कि हम ये मान के चलें कि लॉस नहीं होगा, बैक रेफरेंसेस के लॉस को हर वक्त अपने सिर पे कैरी नहीं करना है, और लाइफ को बहुत पॉजिटिव वे से कैसे किया जाए, ये आज हमने सीखा। तो इसी नोट के साथ थैंक्स करते हैं राम सर का, और अगला इनसे मैंने वचन लिया है अभी कि एक
डेडिकेटेड सिर्फ पैसे के ऊपर हम वो बनाएंगे, जैसा कि इन्होंने बीच में बोला भी है कि अगला प्रोग्राम सिर्फ पैसे से संबंधित बनाएंगे। तो इसी आशा के साथ कि राम सर को हम जल्दी पकड़ लेंगे, इस सभा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद राम सर, बहुत थैंक यू बहुत राम सर, शुक्रिया थैंक यू आपके सो आने थैंक के यू मच। लिए। वेरी मच।